आज का विचारक आपका अल्फ्रेड सोट्ज रहेंगे। और आप जानते हैं कि समाजशास्त्र में किस लिए जाने जाते हैं? ये प्रघटना विज्ञान, प्रघटना विज्ञान है, प्रघटनावाद भी। ये शब्द बेसिकली है तो फिलोसफी का, इसका है दर्शन शास्त्र में। तो वहां कौन ला रहा है इसको? एडमंड हर्सेल ला रहे हैं। हर्सेल या होर्सेल, जो भी लिखना है, होर्सेल लेकर आए। ठीक है। समाजशास्त्र में ये जो श्रेय मिला है वो किसको है? अल्फ्रेड सुर्ज को। इसलिए समाजशास्त्रीय प्रघटनावाद भी अजीब सी जोड़ी है, लेकिन लोग कहते हैं उनको। तो एग्जामिनर ज्यादा इनोवेटिव हो जाएगा तो आपसे पूछ लेगा कि ये किसने दिया है। इसका सीधा अर्थ है कि प्रघटनावाद को समाजशास्त्र में कौन लेकर आया। आप इस टॉपिक को केवल प्रश्नोत्तर के दृष्टिकोण से समझना चाहें तो समझ सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम प्रश्न तथ्यात्मक ही आएंगे आपसे। ठीक है। तो प्रभाव देखिए किसका है, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये कहना क्या चाहता है। सबसे ज्यादा प्रभाव जर्मन का रहने वाला है। तो फिर प्रभाव किसका होगा सबसे ज्यादा? वेबर का प्रभाव। सबसे ज्यादा प्रभाव किसका है? मैक्स वेबर का है। क्योंकि वही आदमी ऐसा है जो समझ पर बल देता है, समझ वाले अंत्यक्रिया पर बल देते हैं। क्योंकि समझ तो अंत्यक्रिया से बनती है कि नहीं बनती, है ना? समझ अंत्यक्रिया से ही बनेगी। तो हम वेबर के वर्स्तेहन का प्रभाव अच्छे से देख सकते हैं। क्योंकि एडमंड हुर्सेल का शिष्य है, तो दूसरा प्रभाव हुर्सेल का हो जाएगा, हर्सेल का हो जाएगा। और मीड का प्रभाव देखने को मिलता है। मीड का प्रभाव देखने को मिलता है। और भी लोग हैं। ठीक है। किस विचारधारा का है? तो लगातार हम बात कर रहे हैं संरचनात्मक प्रकार्यवाद के विरोध में वेबर का वर्स्तेहन, और उससे फिर अंत्यक्रियावादी सिद्धांत। और उन्हीं अंत्यक्रियावादी सिद्धांतों का जब और विकास हुआ तो कह दिया गया उसको प्रघटना विज्ञान। तो उसी के तौर पर एक नई समझ है। इसका मतलब जो भी अंतःक्रियावाद और उसके बाद विकसित हुआ होगा उसी धारा में, तो उसका भी फोकस क्या हुआ? सत्य जानना। कि सामाजिक सत्य कैसे बनते हैं, सामाजिक वास्तविकता क्या होती है। अर्थात समाज जो कहता है वो सत्य है, या व्यक्ति जो समझता है वो सत्य है। चिंतन होना चाहिए इस बात पर। और इन लोगों ने चिंतन किया। क्योंकि प्रकारवाद के सब विरोधी है कहीं ना कहीं, तो मान लिया जाएगा कि इन लोगों का मानना है कि सामाजिक सत्य संरचना नहीं देती, बल्कि इकाई या व्यक्ति खुद बना। यहाँ तक तो सहमति है कि नहीं? अंतःक्रियावादी क्या मानते चले आए हैं कि सत्य कौन बनाता है, व्यक्ति या समाज? सही। व्यक्ति बना रहा है, इकाई या अंग सत्य बनाता है। आपको समस्या यहाँ हो सकती है कि आपको सत्य किससे जानता है? हमेशा दूसरों से। आपने हमारा सत्य तो दूसरों ने बनाया, हमने तो कभी बनाया ही नहीं। यही लोगों की चुनौती है आपके खिलाफ, कि दूसरों ने सिखाया बताया होगा निश्चित रूप से, लेकिन सीखा किसने? तो समझ आपके दिमाग में है कि उनके दिमाग में? आपकी समझ आपके दिमाग में, चाहे उनसे मिलती जुलती हो, वैसे ही क्यों ना हो, लेकिन बनाई तो आपने ही है। तो वास्तविकता का निर्माण व्यक्ति करता है, यानी समझता है चीजों को, फिर अपने अंदर में ले जाता है। ये भी लिखना है? लिख लो भाई। कितनी बार लिखोगे? हर बार। पिछले 4 दिन से यही चर्चा हो रही है, लगातार यही चर्चा हो रही है। प्रकारवाद के क्लास छोड़ दें, हर बार हम यही कह रहे हैं।
प्रकार्यवाद के विरोध में जितने भी विचारधाराएं सिद्धांत विकसित हुए सब मूलतः अंतःक्रियावादी हैं या अंतःक्रियावाद से और आगे बढ़ के बात करते हैं और सबका उद्देश्य बस इसको जानना है। प्रकार्यवादियों का सत्य समाज बनाता है, इन लोगों का सत्य व्यक्ति बनाता है। ठीक है, तो अपनी बात को समझाने के लिए शोध ने कुछ अवधारणाओं का, जैसा मैंने कहा, रट लेंगे तो भी संभवतः सारे प्रश्न शोध से बन जाएंगे आपके। हमारा काम समझाने का, तुम समझाएंगे। क्या क्या उदाहरण है? अंतर व्यक्ति निष्ठता, अंतर व्यक्ति निष्ठता, इंटर सब्जेक्टिविटी इंग्लिश में लिखते जाएं, हिंदी में अनर्थ भी हो जाता है कई बार। इंटर सब्जेक्टिविटी। दूसरा है जीव जगत, जीव जगत, सोशल वर्ल्ड। जीव का मतलब एनिमल नहीं लिखना है, क्या लिखना है यहाँ पर? सोशल वर्ल्ड लिखना है। अभिप्राय, अभिप्राय को सामान्यतः इंटेंशन कहा जाता है, अभिप्राय को सामान्यतः इंटेंशन कहा गया है। व्यक्तिनिष्ठ ज्ञान, अगली अवधारणा व्यक्तिनिष्ठ ज्ञान। अगली अवधारणा प्ररूपण, टाइपोलॉजी बोलते हैं, टाइप से बना टाइपोलॉजी। प्ररूपण, प्ररूपण। अगला है परावर्तक क्रिया, परावर्तक क्रिया और अंतः क्रिया। अगला है दृष्टिकोण की पारस्परिकता, दृष्टिकोणों की पारस्परिकता। ज्ञान भंडार, स्टॉक नॉलेज लिखिएगा। अगर इसमें से कुछ इंग्लिश छूट रही हो तो देख लीजिए। व्यक्तिनिष्ठ ज्ञान का मतलब सब्जेक्टिव नॉलेज, सब्जेक्टिव नॉलेज। प्रारूपण का मतलब हमने समझाया आपको, टाइपोलॉजी। परावर्तिक क्रिया का मतलब रिफ्लेक्सिव एक्शन। अंतः क्रिया का मतलब इंटरेक्शन। दृष्टिकोणों की पारस्परिकता का अर्थ है म्यूचुअलिटी ऑफ पर्सपेक्टिव्स या म्यूचुअल पर्सपेक्टिव्स। ज्ञान भंडार, स्टॉक नॉलेज। ठीक है, दो कथन लिखिए जो एक बहुत रिपीट होता है, सबसे पहले वही लिखेंगे। अल्फ्रेड शूट्स का मानना है कि व्यक्ति जिस तरह दूसरे की चेतना को समझते हैं, व्यक्ति जिस तरह दूसरे की चेतना को समझते हैं, जबकि वे जबकि वे चेतना की अपनी ही समझ, अपनी ही धारा में रहते हैं, जबकि वे चेतना की अपनी ही धारा में रहते हैं। देखिए,
क्या लिख दिया, जिस तरह लोग दूसरों की चेतना को समझते हैं, जबकि सच है कि वे अपनी ही धारा में रहते हैं। इसका मतलब भी समझेंगे। इसका उनका दूसरा स्टेटमेंट है, यह जीवन विश्व, यह लाइफ वर्ल्ड, जीवन विश्व अर्थात ऐसा अंतर वैयक्तिक दुविधा युक्त जगत है, ऐसा अंतर वैयक्तिक, वैयक्तिक, इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल दुविधा युक्त, डिलेमा फुल जगत है, जिसमें सामाजिक यथार्थ, जिसमें सामाजिक यथार्थ जिसमें सामाजिक यथार्थ और पूर्वजों द्वारा निर्मित, पूर्वजों द्वारा निर्मित सामाजिक सांस्कृतिक संरचनाएं, सामाजिक सांस्कृतिक संरचनाएं एक साथ विद्यमान होती हैं, एक साथ विद्यमान होती हैं। दो स्टेटमेंट हैं उनकी। और इसके बाद उनकी किताबें जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है, वो द फिनोमिनोलॉजी ऑफ सोशल वर्ल्ड, द फिनोमिनोलॉजी ऑफ सोशल वर्ल्ड, द फिनोमिनोलॉजी ऑफ सोशल वर्ल्ड। दूसरी किताब लिखेंगे आप, द स्ट्रक्चर ऑफ द लाइफ वर्ल्ड। सोशल वर्ल्ड और लाइफ वर्ल्ड दो शब्दों का प्रयोग किसने कर दिया, अल्फ्रेड सुड्स का है। ठीक है। तीसरी किताब है रिफ्लेक्शंस ऑन द प्रॉब्लम्स ऑफ रेलेवेंस, रिफ्लेक्शंस ऑन द प्रॉब्लम्स ऑफ रेलेवेंस। हिंदी में तो लिखने की आवश्यकता है नहीं, इतना है, इतना तो आप तैयार कर ही लेंगे। आइए, ठीक है। तो ये तो है प्रथम दृष्टया एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आपके पास कुछ फैक्ट्स, जिनको अगर आप एक दिन में रटना चाहेंगे तो रट सकते हैं शब्दों के साथ बिना समझ के। और अगर समझना है तो आप धीरे धीरे करके इन सबको एक एक करके आपको देखना पड़ेगा। सब एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें हैं, अलग कुछ भी नहीं एक दूसरे से। ठीक है। जो सुना है पहले उसी के लिए नए शब्दों का प्रयोग है, और कुछ भी नई एक्सरसाइज नहीं लग रही है इसमें। बात समझ में आ गई नहीं? तो सबसे पहले आपने देखा अंतर व्यक्ति निष्ठता। अगर आप भी देखें कि सामाजिक सत्य और वास्तविकताएं कैसे बनती हैं, ठीक है, तो ये लोग मानते हैं कि व्यक्ति। अब अगर प्रकटना शब्द को देखो तो प्रा का मतलब हम लोग क्या मान के आए हैं, अब घटना विशेष कैसे हो सकती है कि दो घटनाओं में अलग अलग अंतर हो, तो आप मुझसे क्या मानते हैं, विशेष घटना मानेंगे, या जो घटनाएं डेली हो रही हैं वो ना होकर कोई अलग से घटना हो। और समझ में आई ना? अब जैसे सपोज करो लैंडस्लाइडिंग की समस्या मैदानी क्षेत्रों में ज्यादा होगी या पहाड़ी क्षेत्रों में ज्यादा होगी, तो विशेष घटना कहाँ के लिए है, मैदानों के लिए, क्योंकि वहां होती नहीं, इसलिए वहां अगर हो जाती है तो विशेष घटना हुई। यानी विशेष घटना का अर्थ होता है कि जो कभी कभार होती हो, है ना,
सामान्य दृष्टि अलग है, लेकिन यहाँ ये अर्थ नहीं लेना है। क्या अर्थ लेना है? घटना अपने आप में जीरो है, ना विशेष है ना वो सामान्य। पेड़ से पत्ता गिरा, ठीक है, क्या लगेगा? सामान्य लगेगा। पहाड़ के लोगों को बरसात में लैंडस्लाइडिंग की, बादल फटने की घटनाएं कैसी लगेंगी? डेली रूटीन है। पहाड़ के लोगों को बरसात में पहाड़ पूरा हरा भरा दिखता होगा, बाहर के लोगों को। स्थानीय लोगों को क्या लगता है कि इसके पीछे बहुत सारी समस्याएं छुपी है। देखने में अच्छा लग रहा है पहाड़, लेकिन बरसात हमारे लिए क्या है? अति नुकसानदायक होती है पहाड़ क्षेत्र होते। तो घटना का कोई अर्थ है कि नहीं है? नहीं। मैंने पहले भी कहा, जिस साल आपदा आई उस समय लोगों ने कहा कि यार इसकी आपदा हमने पहले कभी देखी नहीं सुनी होगी। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि इससे पहले कभी हुई नहीं होगी? तो फिर विशेष क्या है उसमें? क्योंकि इतना हानि पहले से स्तर पर नहीं हुई है। भाई नदी के पहले भी रास्ते बदले हैं, पहले भी ग्लेशियर पिघला है, पहले भी बारिश बहुत हुई है वर्षा। उस दिन एक ऐसी जगह पर हुई जहां पर पॉपुलेशन का कंसंट्रेशन ज्यादा रहा होगा, तो वो हाईलाइटेड होगी। क्योंकि चार धाम क्या है? उत्तराखंड और पूरे देश पूरे विश्व के लिए क्या है? केंद्र है। तो वहां कुछ भी होता है तो क्या बन जाती है? न्यूज बन जाती है, घटना बन जाती है। क्या उस साल उस दिन कहीं पहाड़ में और लैंडस्लाइडिंग नहीं होगी या वर्षा नहीं आई होगी? शायद उससे ज्यादा पानी आया होगा, उससे ज्यादा बड़ी लहर उठी होगी, पत्थर निकले होंगे, लेकिन नोट में क्यों नहीं आई? क्योंकि उससे हमारे जीवन पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ा। हो सकता है कि एक व्यक्ति वहां से निकल रहा हो, वो वहां से बह के चला गया, आज भी उसका परिवार ढूंढ रहा हो कि गया का। तो इसका मतलब हमें नहीं पता लगा तो घटना हुई नहीं थी? हुई थी कि नहीं हुई थी? हुई होगी। तो इसका मतलब घटना का महत्व, घटना तो घट ही रही, पहाड़ में पानी पूरा पड़ रहा है, 100 जगह पानी पड़ेगा, 100 जगह लैंडस्लाइडिंग होगी और सब होगा। बात समझ में आ रही है? इसका ये एग्जाम्पल इसलिए दिया गया आपको कि आप ये समझ लें कि, या ये लोग कहना चाहते हैं कि घटना का अपना कोई अर्थ नहीं है, तो होगी ही होगी। प्राकृतिक घटनाएं तो होंगी होंगी, समाज भी अपनी गति से अपनी घटनाओं से चलता रहेगा, तो फिर विशेष कौन सी घटना होती है? बात समझ में आ रही मेरी? विशेष घटना वो है जो आपको समझ में आए। हर किसी का अलग अलग हो सकती है। इसका अर्थ घटना या वस्तु का कोई अर्थ नहीं होता, ठीक है? अर्थ होता है संदर्भ। ठीक है, तो मैं कहूँ 2013 2014 15 में पहाड़ में बहुत पानी बरसा, 2021 में भी पहाड़ों में पानी बहुत बरस रहा है। आप शायद विशेष रूप से ना समझ पाए, लेकिन मैं कहूँ कि पिछले 20 सालों में 2013 में पहाड़ में पानी बहुत वर्षा, तो आपका ध्यान सीधा कहाँ जाएगा? एक संदर्भ विशेष पर जाएगा, एक अर्थ विशेष पर जाएगा जो आपने दिया। उस दिन ऐसी हजारों घटना पूरे विश्व में घटी होंगी, लेकिन आपने इस विशेष संदर्भ लिया है क्योंकि उस दिन हानि ज्यादा, सामान्य से अधिक हानि हो गई, तो आपके लिए संदर्भ अलग हो गया। और समझ में आ रही कि नहीं? तो इन लोगों का, इनको प्रघटनावादी क्यों कहा जा रहा है? अपने आप को प्रघटनावादी क्यों कहते हैं? क्योंकि कह रहे हैं कि समाज में जो कुछ भी होता है उसका अपना कोई अर्थ नहीं है। हम जो समझते हैं वो एक संदर्भ समझते हैं। तो अगर वो संदर्भ हमारे लिए हानि मूलक है, लाभदायक है, या रूटीन से हटके, तो हमें क्या मान लेंगे उसे, वो कि वो विशेष घटना। और ऐसे ही समाज में घटने वाली डेली हजारों घटनाएं, डेली घटने वाली हजारों घटनाएं, सब एक ही घटना 1000 लोगों के लिए कैसी हो सकती है? एक ही घटना 1000 लोगों के लिए कितने अर्थ बना सकती है? 1000 अर्थ बना सकती है। और उल्टा भी हो सकता है। 1000 घटनाओं को लेकर हम एक सामान्य निष्कर्ष भी निकाल सकते हैं। इनकी रुचि किस वाले में? पहले वाले में ज्यादा है। क्या चीज का कोई अर्थ नहीं, घटना को भी अर्थ नहीं, बल्कि हम अर्थ उसे देते हैं, या जब हम उसे याद करते हैं तो उसके साथ उसका क्या जोड़ लेते हैं? संदर्भ जोड़ लेते हैं। बिना संदर्भ जोड़े बात नहीं बनेगी। क्लियर है?
तो आप जानते हैं, अगर थोड़ा हिंदी आपने पढ़ी होगी, कई तरह के शब्द होते हैं, लक्षण, व्यंजन होते हैं। क्या मतलब है इनका, क्या डिफरेंस है दोनों में? जो बोला जा रहा है और जो बोलने का मतलब है, ठीक है। जो बोला जा रहा है शब्द, वो अलग है, और जो अर्थ पहुंचाना है वो अलग है। कई बार दोनों अलग अलग होने लगते हैं, लेकिन अगर सामने वाले की समझ, बोलने वाले की समझ जैसी है, तो क्या समझ लेगा वो? अर्थ समझ लेगा। तो शब्दों का भी अपना कोई अर्थ नहीं होता, संदर्भ होते हैं तब जाके काम। एक सामान्य आदमी, मैंने एग्जाम्पल पहले भी दिया, अशोक और सम्राट अशोक में क्या फर्क है? अगर आपने भारत का इतिहास पढ़ा है, सुना है, समझा है, तो सामान्य आदमी को कोई अर्थ होगा अगर वो सम्राट अशोक के बारे में नहीं जानता है तो? क्या नहीं, का नाम ही का फर्क है, एक का नाम शब्दों का, ये सम्राट और ये अशोक और ये अकेला अशोक। लेकिन इतिहास का विद्यार्थी है, आप सिविल सेवा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी, आपके लिए क्या होगा? क्या दोनों अलग अलग है कि एक लग रहे हैं? किस चीज से अलग लग रहे हैं? सम्राट शब्द आते ही संदर्भ डेवलप हुआ कि नहीं हुआ, एक इमेज बनने लगी। इनकी रुचि बस उसी इमेज, उसी संदर्भ में सबसे ज्यादा है, प्रकटनावादियों की। हरी बात समझ में? तो कुछ कुछ हद तक आपको लगेगा कि ये अंतःक्रियावादी जैसी बातें कर रहे हैं, बिल्कुल सत्य मतलब वही है। सत्य को, सामाजिक सत्य को जानने के लिए व्यक्ति पर निर्भर नहीं लोग। यहाँ व्यक्ति ने अंतर निकाला, इनमें कोई अपने आप में कोई अंतर था अगर देखा जाए तो। बात समझ लो, अगर मैं ये कर दूं, अब क्या अर्थ है? अशोक का मतलब है अशोक, क्या हुआ इसका मतलब? 100 लोग जा रहे हैं, उसमें से पीछे किसी ने लगाई, पीछे किसी ने आवाज लगाई पीछे से, अशोक। तो सपोज करिए 5 लोग थे उस 100 लोगों में अशोक नाम के, 5 क्या करेंगे मुड़के? देखने लगेंगे ना। ठीक। अब किसी ने कहा सम्राट अशोक, अब चांसेस किस बात के ज्यादा हैं? अगर उसको सम्राट अशोक का तो पलटेगा, अदरवाइज ये पलटेगा। ठीक है, तो नाम में अपना कोई अर्थ नहीं। और देखो, अब मैंने कहा एक व्यक्ति जिसे शोक ना हो, और ये हटा दिया। और बताओ क्या बोलोगे? अगर आप जानते तो क्या बोलोगे? अशोक। तो अशोक शब्द का मतलब क्या है? और आपके अशोक क्यों मान रहे थे? सम्राट अशोक। एक तीसरा अशोक और आ गया। तो क्या अशोक में कोई अर्थ छुपा है? छुपा तो ये था, लेकिन हम क्या समझ रहे हैं? संदर्भ का फर्क समझ में आ रहा है आपको? ये संदर्भ असम भाई, जब मोदी जी कहते हैं कि भारत में कोई चाय वाला भी पीएम बन सकता है, तो क्या केवल चाय वाले खुश हों या और कोई भी खुश हो सकता है? सारे मतलब कौन कौन? जो उस कैटेगरी के उसी जैसा व्यवसाय करते हैं, यानी सामान्य आदमी भी क्या बन सकता है भारत का? जी बन सकता है। क्या छुपा है? एक संदर्भ छुपा, एक विशेष अर्थ छुपा। यानी घटनाओं में और वस्तुओं में कोई अर्थ नहीं होता, कर्ता उसे अपना विशेष अर्थ देता है, इसलिए विशेष घटनाओं। तो प्रकटनावादियों की सोच क्या हुई, अंततः क्या मान लिया जाए? ये लोग मानते हैं, या इनका उद्देश्य सामाजिक सत्य का खोज है, सामाजिक वास्तविकता को जानना चाहते हैं। ये नहीं कि सामाजिक वास्तविकता क्या होती है, उदाहरण से कोई नहीं बता पाए। ठीक है, अल्टीमेट ट्रुथ तो बुद्ध को भी नहीं लगा। उन्होंने भी कहा शायदवाद, शायद है और शायद नहीं भी। तो अगर वो कह रहा है कि अल्टीमेट ट्रुथ मैंने जान लिया, तो इसका मतलब वो सबसे बड़ा मूर्ख। तो समझना बात को, ये लोग, इनकी रुचि ये इसमें नहीं है कि सत्य क्या है, इनका तो मुश्किल ये है कि जानना चाहते हैं कि सत्य बनता कैसे।
बुद्ध ने कहा कि स्यादवाद ही अंतिम सत्य है। तो इनकी रुचि किस चीज में होगी? क्या आप ऐसे निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे कि स्यादवाद ही अंतिम सत्य है? मध्यम प्रतिपदा ही आपका अंतिम सत्य कैसे है? बात समझ में आ रही है? आपका विषय समाजशास्त्र है, ये आपका सत्य हो सकता है वर्तमान में। सारा कंसंट्रेशन कहाँ है? समाजशास्त्र पे चल रहा है आजकल। लेकिन इनकी रुचि इसमें नहीं कि आप समाजशास्त्र आपका सत्य, इनका तो रुचि है कि आपने समाजशास्त्र आपका सत्य बना कैसे। ठीक। तो आप कहेंगे हमें किसी ने बताया और हमने ले लिया, हो सकता है ऐसा। कोई कहेगा कि बस हमें तो पीजी करना था, हमने कर लिया। किसी ने कहा पीजी करना था, पढ़ना भी नहीं था, लोगों ने कहा ऐसे ही पास हो जाते, तो हमने काम भी कर दी। कोई कह सकता है कि मुझे आईएएस में सब्जेक्ट रखना था, तो मुझे लगा कि ये स्कोरिंग है, लिखने में मदद करता है, ऐसे मदद करेगा, एथिक्स में मदद करेगा, मैंने रख लिया। कोई कहेगा मुझे टीचर बनना था, समाज शास्त्र में समाज क्या करता है, समाज में क्या होता है जानना है, इसलिए मैंने रख लिया। सबका सत्य कैसा है? तो समाज शास्त्र सत्य क्या है? भाई समाज शास्त्र सत्य क्या हुआ? कुछ भी नहीं। तो हम जो दे देंगे, आप जो दे दोगे आपके लिए वही है। मैं तो दे दूंगा भाई, मैं मुझे समाज शास्त्र पढ़ाना पढ़ना अच्छा लगता है, नहीं मेरा सत्य बोलो। जो आप में से किसी से टैली नहीं कर रहा आज की डेट। कि भाई किसी ने बोला ना कि पीजी मास्टर बनने के लिए किया, मैं नहीं कहूंगा नहीं मैंने तो नहीं किया। कोई कहेगा आईएएस में रखने के लिए, मैंने कहा ना मैं तो इसलिए भी नहीं। मेरे सत्य क्या हुआ समाज शास्त्र को लेकर? कि मेरे गुरु थे जो मुझे ग्रेजुएशन में मिले, बड़े अट्रैक्टिव चार्मिंग और वो थे, और उस साल उनका एमपीपीएससी में इंटरव्यू था, और पूरा कॉलेज उनका दीवाना, एकदम 24-25 साल के थे, स्मार्ट भी थे। तो खास वर्ग उनके पीछे रहता था, सर 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 सर। मैंने कैसी क्या बात है सर के अंदर? तो पता लगा कि सर पीसीएस देकर आए। हमने पीसीएस क्या होता है, ठीक है। तो पता लगा कि पीसीएस, एक ही चीज समझ में आई पीसीएस क्या होता है, कि इससे डिप्टी एसपी बनते हैं, वहां सीईओ को क्या बोलते हैं? डिप्टी एसपी बोला जाता है। मतलब हमने पीसीएस का मतलब अपने गुरु को क्यों आइडेंटिफाई किया कि सब उनके पीछे भाग रहे हैं। हम भी चाहते थे कि सब हमारे पीछे भागे, दुनिया पीछे भागे। तुम्हें क्या बनना है? केवल वो बनना है। पीसीएस का फुल फॉर्म में नहीं पता था, कैसे होता है क्या होता है बिल्कुल नहीं पता। उसी बीच में किसी के कहने पर दरोगा का एग्जाम भर दिया था, तो दरोगा सिलेक्शन हो गया। हम इसलिए नहीं गए क्योंकि हमें सीईओ बनना था, हमें पीसीएस बनना था। पीसीएस में क्या बनना था? बोले सीईओ बनना है, तो दरोगा ही छोड़ दी। फिर फादर कहने पर बीएड भरा, बीएड में सेकंड टॉपर थे, तब सरकार पढ़ाती थी, पढ़ाती फ्री थी और स्कॉलरशिप भी देती थी। हमने वो भी छोड़ दिया, बोला नहीं क्या करना है, केवल पीसीएस बनना। बात समझ में आ रहा है? समाजशास्त्र को लेकर मेरा सत्य कुछ अलग तरीके से बना। समाजशास्त्र में क्या है, वो सबके लिए कॉमन। समाज संस्था सब कुछ कॉमन ही पढ़ना है ना, तो सिलेबस हुआ। लेकिन समाजशास्त्र को लेकर मेरी जो सोच बनी, मेरा सत्य बना, वो था। और मैंने कैसे सीखा? दूसरे से अंतर क्रिया करने से। भाई दूसरे को मैं देख रहा हूँ, उससे बातचीत कर रहा हूँ, तो फिर गुरु से पूछा गुरु जी क्या करना है? तो कह रहे तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? पिताजी का नाम बताया। अच्छा उनके लड़के हो आप? वो भी टेंशन में आ गए, किसका नाम ले दिया उन्होंने। अच्छा अच्छा मैं घर आऊंगा। फादर उस समय हमारी सबसे बड़ा लॉयर हुआ करते थे, पूरे कस्बे के बहुत बड़े लॉयर। तो आपके फादर को जानता ही था। फिर मैं टेंशन और मिल गई। घर आए, फिर फादर को समझाया कि अच्छा लड़का है, तैयारी करना चाहता है, उसको तैयारी कराई। पिताजी ने कहा तुम ही बता दो कहाँ भेजना है। बोला उसको बीए यहीं करा, थोड़ा बहुत पढ़ाता रहूंगा, बीए के बाद ग्वालियर जाएगा, ग्वालियर तैयारी करेगा। ठीक। समझ में आ रही है आप बात? आज पीसीएस का सत्य जो मेरे दिमाग में बना, तो कई सारे सत्य एक साथ धीमे धीमे बने। समाजशास्त्र का सत्य भी बना, ठीक। फिर टीचर का भी सत्य बना, क्योंकि ग्वालियर गए तो हमें पढ़ाने वाले टीचर अलग मिले, गुप्ता सर मिले, जो लाइफ का यूटर्न दे दिया था। तो मतलब यूटर्न लगातार ऐसा शुरू हुआ, कॉलेज के गुरु ने किया, तैयारी में आए तो और यू हो गया। मतलब आप समझो कि आधा यू ऐसे बना कॉलेज में, ये यू कहाँ बना? ग्वालियर में। और फिर
अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई, तो फिर आधा युग बना दिल्ली आ गया, विकास कीर्ति ने बनाया। ठीक, तो पहला बैच हमारी बैच दिल्ली कीर्ति, हमने उस बैच को तैयार कराया, 29 लोग थे उस बैच, इतना बड़ा कपड़ा था मैक्स। तो बैच हम लोगों ने बनवा के दिया, हम भी गए। प्रणा वर्मा उस समय वहाँ मैनेजर हुआ करती थी, अजय वत्स जो सारा टीवी में वो एंकर है, सीनियर एडिटर जो, इन तीनों टीम हुआ करती थी। वर्मा सर आते थे डीयू से, और एक और आते वर्मा से, उनके प्रणा वर्मा के भाई हुआ करते थे। बात सुन रहे हैं आप? तो कहने का मतलब अब आप देखो कि युग बन कैसे रहा है। एक बार में बन सकता था, टुकड़ों में बना, इसका मतलब अंत्य क्रिया से ही बना होगा ये। ठीक है, और अंत्य क्रिया कॉलेज के गुरु की, अंत्य क्रिया फिर ग्वालियर के गुरु की भी है, फिर दिल्ली के गुरु की भी है, और फिर जो अन्य सहपाठी उनके साथ भी आए, तो उन्होंने भी कुछ ना कुछ योगदान दे दिया। लेकिन इन सबके साथ काम कौन कर रहा था? केवल अपनी समझ काम कर रही, और वो ये थी कि हर किसी से बेस्ट लेना है, तो वो देगा नहीं, हमें लेना पड़ेगा। ठीक, तो आज के स्टूडेंट पे ठीक उल्टा, कि यहाँ टीचर कोशिश करता है कि बच्चा ले उससे, वो एक के बाद एक के बाद अपने लेवल बढ़ाता चला जाएगा, और स्टूडेंट स्पून फीडिंग, अमूल बेबी, कि सब कुछ घोल पी के बना के दे दो, हम पी जाएंगे। ठीक है, ये किसी एक के लिए नहीं, कॉमन ट्रेंड की बात है, हर बैच में हो रहा है कि सर याद भी करा दो क्लास। मैंने भी शुक्र है आयोग ने ये नहीं कहा कि तुम्हारा टीचर एग्जाम आकर दे सकता था, जो भाई भेजे थे एग्जाम देने। आयोग ने कृपा की हम लोगों पर, टीचर पर, कि भाई टीचर एग्जाम देने नहीं आया, कम से कम बच्चे ही देंगे एग्जाम। अब बात समझ रहे हैं, टीचर को खर्चना तो आता ही नहीं आज की पीढ़ी को, टीचर को खर्च, जितना आप खर्चोगे वो आपके लिए फायदेमंद। टीचर को नुकसान होता है, गला दर्द करता है, पैर दर्द करते थे खड़े खड़े, पढ़ के भी आना पड़ता है, लेकिन अब नहीं होता। खैर, आड़ी बात समझ में, तो वो समझ थी कि हमें इनको फॉलो नहीं करना, हमें इनका यूज करना है। मतलब इनकी समझ को अपनी समझ बनाना है, क्योंकि अच्छे लगे, समझ में आएगी, बेटर गाइड कर सकते हैं, तो धीमे धीमे उनकी समझ को समझने लगे, हमारी अपनी समझ, इनकी समझ को पकड़ना है, ये किस तरह बोलते हैं, क्या बोलने की कोशिश करते हैं, जो बोलते हैं उसके पीछे मीनिंग क्या होता है, शब्द क्या बोला है इन्होंने, क्या बताया, तो घर जाकर पढ़कर आए, आने से पहले पढ़कर आए, तो वो पिकअप तेज था कि टीचर को कभी कोई चीज द्वारा नहीं बतानी पड़ी, इकोनॉमिक्स को छोड़, कि वो जरूर 2 से 3 बार पढ़नी पड़ी, क्योंकि एकदम ही नई चीज थी उस समय के हिसाब से, बाकी सब बन गई इसी। तो ये अपनी तारीफ नहीं है, ये केवल एक एग्जाम्पल है जो किसी की लाइफ में भी हो सकता है, यही बताता है। तो इसमें आई भी है, यानी मैं भी हूं, आप भी हो सकते हैं, और ये अन्य समझ, तो इन्होंने तो समझा ही होगा ना उस चीज को, इनकी समझ और मेरी समझ क्या हुई, कॉमन हुई होगी। इसी समझ को जब इनकी समझ और मेरी समझ कॉमन होने लगी, ठीक, तो उसे कहा गया, आपने क्या लिखा अभी, अंतर व्यक्ति निष्ठता, इंटरपर्सनल सब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी नहीं लिख रहा है वो, क्या लिख रहा है, क्या लिखा है, सब्जेक्टिविटी लिखा है ना। अभी भी क्या कह रहा है वो, ये इन लोगों का, जितने लोग शामिल है, सपोज करिए इस लाइफ में 5 लोग, 6वां, कितने लोगों की समझ बनी है, 6 की ही बनी है। इन लोगों ने इस घटना को, 6 लोगों ने विशेष अर्थ दिया, या इनके लिए घटना विशेष क्यों। मैंने इस पूरी स्टोरी में अपने मदर फादर का नाम कहीं नहीं दिया, इसका मतलब नहीं कि उनका योगदान नहीं, लेकिन जो समझ बनी उसमें कोई योगदान नहीं। जीवित रखने में, बड़ा करने में, जिंदा रखने में, केयर करने में, संभालने में, सपोर्ट करने में, हर जगह केयर की, लेकिन समझ बनाने में योगदान शून्य है। क्योंकि जिस समझ के वो लोग हैं, वो समझ ठीक इस समझ के अपोजिट है ना। वो तुलसी के समय के लोग हैं, जो करता भगवान करता है। ठीक, तो
24 घंटे में से तो 18-19 घंटे पूजा ही होती रहती है वहां। जिस कैंपस में आप बैठे से शायद चौथा 5 गुना तो मंदिर ही बना हुआ घर में, तो एक आदमी 24 घंटा उसी के लिए चाहिए होता है पूजा करे। और मंदिर भी करीब 400 साल पुराना मंदिर। तो उनकी समझ ठीक है, वो किस तरह से ठीक है, इसलिए सही गलत का प्रश्न नहीं है, तो उनकी भी समझ बनी है। ठीक है, तो प्रघटना शब्द का मतलब समझ आया। सूर्य प्रघटना शब्द को कहाँ ले जाना चाहता है आपकी तरफ, कि हर चीज अपने आप में कोई अर्थ नहीं रखती, हम उसे विशेष अर्थ देते हैं, इसलिए वो हम तक सीमित रखती है। और हम जब दूसरे को देते हैं तो क्या बनती है वो, अंतर व्यक्ति निष्ठता है। अंतर माने दो व्यक्ति, अंतर दो दो व्यक्तियों की अंतर क्रिया से जो सत्य निष्ठता बनी। निष्ठा मतलब किसी को फेथ, उस नॉलेज के प्रति हमारा फेथ, उस नॉलेज के प्रति हमारी निष्ठा, अंतर व्यक्ति निष्ठता है। और वो भी अभी तक क्या है, यूनिवर्सल नहीं हुई है, क्योंकि हो ही नहीं सकती। क्योंकि तीसरा अगर आप में से कोई सुन रहा है, समझ रहा है, ऑनलाइन ही क्लास जाने वाली है, जो समझेगा हो सकता है उसका क्या निकाले कि तो सर अपनी तारीफ कर रहे थे। नहीं, वो भी निकाल सकता है सर को, सर तो अपनी तारीफ कर रहे थे, बहाने बहाने उन्होंने अपने बारे में सब बता दिया, है ना। कोई क्या कर, नहीं यार बहुत अच्छी बात है, अपना ही सहारा लिया, लेकिन चीज को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए जिससे कि हमारी समझ में आए। इसलिए कोई भी सत्य वस्तुनिष्ठ नहीं हो पाएगा किसके अनुसार, सोर्स के अनुसार। वो हमेशा कैसा रहता है, व्यक्तिनिष्ठ ही रहेगा। क्योंकि जो भी समझेगा वो आप जैसा तो हो जाएगा, लेकिन सब वैसा ही समझे जरूरी, कुछ के लिए वो सामान्य रहेगा, कुछ के लिए वो अलग, वही विशिष्ट है उसके। बात समझ में आ रही है ना। तो एक शब्द आपने क्या लिखा था सबसे पहला, अंतर व्यक्तिनिष्ठ, आई बात समझ में। इसी को आपने फिर आगे लिखा व्यक्तिनिष्ठ ज्ञान, लिखा तो तीसरे उदाहरण में, इसका मतलब भी वही है। तो चूंकि बार बार बदल के पूछा जा रहा था, इसलिए मैंने आपको दोनों लिखा है, मतलब दोनों का एक ही है। जो सत्य बनेगा वो व्यक्ति के निष्ठ होगा, यानी व्यक्ति के द्वारा निर्मित होगा। ठीक है, इसी को आपने लास्ट की, सेकंड लास्ट वाली अवधारणा लिखी है, दृष्टिकोणों की पारस्परिकता, लिखा है पारस्परिकता। तो मेरा दृष्टिकोण एक था, इन लोगों का दृष्टिकोण एक था, लेकिन जब हमने अंत्य क्रिया की तो दोनों का दृष्टिकोण कैसा हो गया, एक जैसा। ठीक है, तो जो लोग मुझे पढ़ाते हुए जानते हैं, समझते हैं, तो वो जब विकास सर से पढ़ते हैं, गुप्ता सर तो रहे नहीं, तो क्या कहते हैं, सर आप दोनों की पढ़ाने स्टाइल लगभग बहुत मतलब लगभग एक जैसी। ठीक, जो अभी टीम ये ऑनलाइन काम कर रही है, तो वो लड़का भी कभी तैयारी जल्दी करके आया होगा 7-8 साल, वो भी कहता है कि आपकी पढ़ाने की स्टाइल दोनों की लगभग एक जैसी, शांति से ठहराव के साथ पढ़ाना। वो यूट्यूबर कुछ होता है ना, चिल्लाते रहते हैं यूट्यूब पर, बोला उनके फॉलोअर बहुत हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इस एग्जाम की जो समझ है सिविल सर्विसेज के लिए, उसमें ये माहौल या ये वे ही काम करेगा। बात समझ में आ रही है। एग्जाम्पल क्यों दिया मैंने, जो लास्ट शब्द लिखा है, दृष्टिकोणों की पारस्परिकता। तो तीसरा भी जो सत्य जान रहा है, बना रहा है, वो मुझे जानता है, इन लोगों को जानता है, कह रहा है कि आप दोनों का सोच समझ तरीका एक जैसा है, तो क्या हो गई, यानी ये बताना चाह रहा है कि मेरी और उनकी जो दृष्टिकोण की पारस्परिकता है वो क्या, कॉमन, एक जैसी। ठीक है, तो दो लोगों का दृष्टिकोण अगर एक जैसा हो जाए अंतर क्रिया के माध्यम से, तो दृष्टिकोणों की पारस्परिकता। अगर आप सोच को समझ रहे हैं मेरे थ्रू, ठीक, तो हमारी क्या है, ये अंतर व्यक्ति निष्ठता है आपकी और मेरी, किसके प्रति, सूर्य के प्रति या प्रकटना विज्ञान। तो आप भी आज इसका हिस्सा बन रहे हैं, अगर आपकी समझ में आ रही है। ठीक है, यही बात अगर आप घर में जाके किसी को बताना कि भैया 100 रुपए फालतू दे, चॉकलेट खा, टॉफी खा, चुपचाप सो जाए, मुझे सोने दे, मुझे परेशान मत कर, क्यों नहीं, क्यों कहेगा ऐसा। आप रटे पड़े लगे पड़े, लेकिन उससे मतलब नहीं, उसके लिए
विशिष्ट क्या, सबसे वाहियात काम कर रहे हैं उसके लिए आप, अगर उसे इंटरेस्ट नहीं है तो उसके लिए केवल घटना है मात्र। हाँ पढ़ के आया, बोला ठीक, बट बात समझ में आ रही है ना। तो आप जो जानते हैं वो दूसरे के लिए कॉमन कब होगा, जब वो भी इस घटना को विशिष्ट मानेगा। जो सामान्य मानेगा उसके साथ आपकी डीलिंग उस चीज को लेकर बनेगी नहीं। तो इतनी हाई फाई फिलोसफी आप पढ़ रहे हैं, ठीक, तो आप बाकी करोड़ों लोगों से ऊपर हैं। अगर आप इसको समझ पा रहे हैं तो फिलोसफी के लेवल पर आपका स्तर बहुत ऊंचा है। जो पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, अगर वो सब समझ पा रहे हैं कि एग्जैक्टली क्या कहना चाहता है, तो वो सामान्य लोगों की सोच से मतलब मीलों आगे निकल चुके हैं। ठीक। लेकिन ऐसा आदमी दुनिया से बुके लेकर आया, सम्मान लेकर आया, ठीक है, अब घर पहुंचा खुश खुशी में, क्या मुझे सम्मान मिला, हाँ ठीक है मिला, बैठ जाओ, चाय पियोगे, समझे बात। अब आपको घर जाके रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्या होगा, बताओ प्रैक्टिकली क्या होगा। मैं दुनिया वाले बाहर यार ऐसी चीज बताई जो लाखों लोग नहीं जानते हैं, हम उन चंद लोगों में से जो इस दर्शन को हम समझ पा रहे हैं। ठीक, खुश हुए, अवार्ड दिया, खाया पिया, सब सम्मान हुआ, वाह वाह। अब आके घर में किसी ने कहा अच्छा हुआ है, बैठ, चाय पीनी है कि नहीं। आप बताने की कोशिश क्या कर रहे हो कि मैं क्या पढ़ा, मैंने आज क्या वहां बताया। अगले आदमी की रुचि किसमें है, चुपचाप रहो, चाय पीनी है तो बता दो, क्या नहीं है, दृष्टिकोण की पारस्परिकता नहीं है। हम भी किसी के साथ कर सकते हो, हम भी करते होंगे, है ना। बच्चा बड़ा एक्साइटेड होकर पास आ गया, पापा आज कॉलेज में ये हुआ, ये हुआ, हाँ अच्छा ठीक, तबीयत ठीक है ना, आप ही जाए, पढ़ो पढ़ो। हमें उसकी पारस्परिकता में कोई लेना देना नहीं, हम उसके दृष्टिकोणों को अपना दृष्टिकोण नहीं बनाना चाहते। ठीक है, 14 फरवरी को आपको कोई कुछ समझाना चाह रहा है, हमें इंटरेस्ट नहीं है, तुम्हारी पारस्परिकता क्या नहीं होगी, नहीं बनेगी। होता है ऐसा, ये है दृष्टिकोण की पारस्परिकता। यानी सत्य बंधा बनाया, दिया हुआ भाई, दिया हुआ थोपा हुआ नहीं हो सकता। जब भी होगा वो आपकी समझ से ही आपके लिए निर्मित होगा, भले ही दुनिया से बिल्कुल कॉमन। बाद में पता लगे यार ये तो वही है, मैं भी वही कर रहा हूँ जो सामने वाला कर रहा है, तो आपको लगेगा कि मेरा नहीं है, नहीं वो आपका ही है, क्योंकि आपने उसे निर्मित किया, आपने अपने दिमाग में बनाया है, और उससे आप एक जैसे फील करने लगे। ये दृष्टिकोणों की पारस्परिकता शब्द का या अंतर वैयक्तिक वस्तुनिष्ठता का अर्थ होता है। हमारी बात समझ, मेरी बात, ठीक है। तो सत्य कैसे बनेंगे, दो लोग अंतर क्रिया करेंगे, उनकी सोच दृष्टिकोण एक जैसे होंगे, इसी को दृष्टिकोणों की पारस्परिकता कहा जाता है। ठीक है, चलो अगला शब्द कौन सा देखा आपने, जीव जगत, लाइफ वर्ल्ड शब्द का प्रयोग करता है। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा लिखिएगा, आपको आसानी में मिलेगी। सूर्य ने प्रघटना शास्त्र का आरंभ, प्रघटना शास्त्र का आरंभ सामाजिक संबंधों से, सामाजिक संबंधों की दो विशेषताओं के साथ किया, और उन्होंने कहा सामाजिक संबंधों की क्या विशेषता है, तो आप क्या लिखेंगे कि सामाजिक संबंध विचित्र और विशिष्ट होते हैं।
जो निर्भर करते हैं, जो निर्भर करते हैं कि वे वैयक्तिक हैं, वैयक्तिक, इम्पर्सनल, या अवैयक्तिक हैं। ये लाइन अभी समझ में नहीं आएगी, थोड़ा और लिखें, समझ में आ जाएगी। वह मानते हैं संबंध जितने व्यक्तिगत होंगे, वैयक्तिक होंगे, वैयक्तिक, व्यक्तिगत नहीं लिखने, या इंडिविजुअलिस्टिक होंगे, इंग्लिश में लिखिए इसको, इंडिविजुअलिस्टिक होंगे, उतने ही विचित्र होंगे, उतने ही विचित्र होंगे। और ठीक उल्टा, संबंध जितने अवैयक्तिक होंगे, उतने ही अवर्गीकृत होंगे, अवर्गीकृत होंगे, अर्थात उन्हें किसी एक वर्ग में रखना, उन्हें किसी एक वर्ग में रखना संभव होगा। बात समझ में फिर से नहीं आई? नहीं आई ना? नहीं आई। इसलिए नहीं आई क्योंकि आप किसको उलझ गए हो गए, व्यक्ति और व्यक्ति क्या है। हाँ, थोड़ा सा तो ठीक करना पड़ेगा, दूसरी इंग्लिश को ठीक करता हूँ। तो उसने क्या कहा, दो तरह के संबंध हो, वैयक्तिक और अवैयक्तिक। तो थोड़ा सा इसको पर्सनल कर लेंगे और इसको इम्पर्सनल। तो दिमाग थोड़ा चाय में चला गया, लेकिन वापस आ गया। मतलब क्या होगा, अब समझ आ रहा। व्यक्ति का मतलब है कि आप उसमें खुद का या स्वयं का प्रभाव रखेंगे, खुद का स्वयं का प्रभाव। इसमें क्या है, स्वयं का कोई प्रभाव नहीं, जैसे आया वैसे ही रिसीव कर ले। ठीक है, तो क्या ये वाकई ऐसा होता है? तो डिपेंड करता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो कुछ लोग कहेंगे कि ये जो संबंध है, वो कहाँ पाए जाएंगे, आदिम समाज। और ये कहाँ पाए जाएंगे, जटिल समाज। मतलब क्या है इसका, ऐसा क्यों कहा जाए? क्योंकि इन समाजों में आपको याद होगा, एज इट इज होने की बात थी, एक सबके लिए और सब एक ही, एक जैसे हैं सब। इसलिए कोई अपनी तरफ से कोई ना इनोवेटिव नहीं करता। तो ग्रामीण समाज में देखा होगा, जो बच्चा सुन रहा है एज इट इज समझ के वही फॉलो करने लगता है, अपनी तरफ से कोई ज्यादा प्रभाव नहीं रखता, बहुत ज्यादा इनोवेटिव नहीं है। इसका मतलब नहीं कि इनोवेटिव नहीं, इनोवेटिव तो वही नेचर है, लेकिन उसकी इनोवेशन को क्या नहीं किया जाता, समाज सपोर्ट नहीं करता। थोड़ा सा भी आप दाएं बाएं होंगे, समाज आपको क्रिटिसाइज करने लगेगा, उपहास उड़ाएगा। ठीक है, तो जिसके घर में कभी कोई आईएएस पीसीएस सरकारी नौकर ना बना हो, उस घर का बच्चा तैयारी करने निकले तो सारा गांव क्या बोलता है? पहला स्टेटमेंट क्या होता है? ऐसा सुना है कि नहीं? क्या होता है पहला स्टेटमेंट?
है ना? कि तेरे खानदान में कोई बना है तू ही बनेगा सबसे। तो मतलब इनोवेटिव होने को, अलग होने को अप्रिशिएट नहीं करेंगे, क्योंकि आप उनसे ऊपर जा सकते हैं शक्कर, वो आपको नीचे करेंगे, क्लिक करेंगे, आप नीचे आओ, वापस आओ। एनीवे, यहाँ क्योंकि समाज का दबाव बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए आप क्या कर सकते हो, अपने अंदर की प्रतिभा, इनोवेशन को बाहर ला सकते हो और उसे दुनिया को दिखा सकते हो। बात समझ में आ रही है? इसका अर्थ ये नहीं कि लाभ बदले में क्या मिला, बिल्कुल ऐसा नहीं। मेरे और मेरे फादर से हमेशा इस बात पर वैचारिक मतभेद रहे कि मैं या तो सिविल सर्वेंट बनूं या वापस घर आके उनकी वकालत से, मतलब उन्होंने कभी कहा नहीं, लेकिन जब भी ये द्वंद पैदा हुआ विचारों का, तो यही निष्कर्ष था कि या तो पीसीएस बनो, और वो भी कहाँ बनो, एमपी बनो। आप लोगों के साथ में नौकरी करनी है तो कहाँ करनी है, मैक्सिमम लोगों को उत्तराखंड में करनी, आप भी बाहर नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन मैंने करना, मैं आप वाला काम नहीं कर सकता। मेरे अंदर वो उस तरह कल्ट नहीं है कि मैं आप जैसी चीजों को हैंडल कर सकूं, क्योंकि मैं सीधा बोलना और सीधा समझना आता है। और वकालत में क्या है, मैनिपुलेशन होता है। अच्छा काम करते लेकिन वो मैनिपुलेटिव वर्क। चोर भी आकर बोलता है कि मैंने चोरी नहीं की, और जिसके यहाँ चोरी हुई है वो कहता है मेरे यहाँ चोरी, इसने चोरी की या इसने मुझे मारा। तो वकील किसको सच माने? दोनों अपने क्लाइंट को सच मानते हैं, कहा तूने मारा नहीं, करा तू पिट गया है। अब जज को सिद्ध करना है और वकील को तर्क देने की भैया कौन सही कौन गलत, जबकि आपको लग जाता है कि ये पक्का बदमाश है, लेकिन आपका क्लाइंट है, वो आप क्या करेंगे? मुश्किल है कि सपोर्ट तो करना ही है आपको, लॉजिक डेवलप करने के लिए। आत्मा क्या कर रही है आपकी, यार ये गड़बड़ है। तो कुछ लोग तो होता है कि वो इस वाले पार्ट को दबा लेते हैं, इस वाले पार्ट को आगे कर लेते हैं। आपके साथ मामला ठीक उल्टा था, यहाँ वाला पार्ट नहीं दब पाता, यहाँ वाले पार्ट पीछे हो भी चला जाए, तो हमारे बस की नहीं। कई लोगों ने आलोचना की, बहुत आलोचना की कि नुकसान होगा, ये होगा, वो होगा। मैंने यार क्या करें, नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, कॉल ही नहीं आ रही अंदर से, तो कहाँ जाए। ये तब हुआ जब ये हुआ कि आप कोचिंग खोल रहे हैं, पढ़ाना है। तो उन्होंने कहा ठीक है। उस समय मैं एमफिल जीवा यूनिवर्सिटी से, ग्वालियर से करा, तो वहाँ एडॉक का जॉब जॉब भी लग गई। पढ़ने में ठीक ठाक थे शुरू से, तो पूरा पढ़ा लेते हैं। तो 10-12 हज़ार रुपये 2005 में मिल रहा था, तो सब खुश थे। शादी की तैयारी हो गई, लड़का तो वही संविदा पर लग गया, तो 10 लाख का तो हो ही गया कम से कम। अचानक से पता लगा कि हम जब ट्रेन में बैठ गए आगरा से हरिद्वार के, हमने कहा हम ग्वालियर जा रहे हो, हरिद्वार जा रहे हो। बोले क्यों जा रहे हो? मैंने वहां पढ़ाने जाना है। पैसा पीसेस का पहला बैच था, 2004-5 में। और हमारा सब्जेक्ट हिंदी साहित्य हुआ करता था। हिंदी साहित्य पढ़ाने जा रहे हो, जीएस में कुछ पढ़ा। बेटा यहाँ क्या प्रॉब्लम है? मैंने कोई प्रॉब्लम नहीं, तो यहाँ पढ़ाओ। मैं ना, यहाँ मन नहीं लग रहा। तो हरिद्वार आ गए। बात समझ में आप, कहने का पॉइंट ये कि आप इनोवेटिव होंगे तो आपको कदम कदम पर क्या होंगे, चुनौतियों का सामना करना। ठीक। और हमेशा द्वंद रहा कि निष्कर्ष निकालने की कोशिश की गई फादर की तरफ से कि तुमने जो प्राप्त किया है उसको तुलना करो यहाँ के साथ, कम ज्यादा कितना है। मैंने मेरे हिसाब से पर्याप्त, मैंने बहुत मेरे लिए जितना मैंने किया। मैंने स्टोरी मैंने बहुत कम सुनी है कि बाहर का एक आदमी कई राज्य में जाए, इसको कोई नहीं जानता, ठीक, और वहां से उसके पास अगर उसकी फॉलोइंग तो पीसीएस लेवल के अधिकारी हूँ, तो मैंने कहा यार ठीक ठाक अचीवमेंट मानी जाएगी। तो 2007-9 बैच से ही सफलता शुरू हो गई थी। सादिया आलम, सरोज अग्रहरी, निशा वर्मा, ये सब उसी बैच के टॉपर्स में से देख। फिर शेखर स्याल आ गए। 2012 में तो रिकॉर्ड तोड़ सक्सेस मिली। लेकिन वो सक्सेस कहाँ थी? केवल उत्तराखंड में थी। कि कोई तहसील आज भी ऐसी नहीं शायद जहाँ उत्तराखंड में जो लोग कोई ना कोई पढ़ा हुआ वहां पोस्टेड ना हो। लेकिन उनके लिए सब क्या रहा? जीरो। क्योंकि मूल्यांकन कहाँ से हो रहा है? वहां से। कि यहाँ क्या किया मैंने, आपने किया भाई, जहां तो आपका तो कर्म भूमि आपकी रही। कि मेरे पास उपलब्धि ज्यादा है। मैंने कैसे ज्यादा है? जब मैं कोर्ट में जाता हूँ तो जज हिल जाता है, मैंने बिल्कुल हिलता हो, लेकिन पैर नहीं छुएगा आपके, मैंने कहा।
हाँ, ये बात तो सही है। मैंने कहा मजबूरी में मिलता होगा कि आप चौड़े चाड़े वकील हैं, बहुत पॉपुलर हैं, तो अगर आपको कुछ कह देगा तो पूरी कोर्ट आपके साथ खड़ी हो जाएगी। तो पैर तो नहीं छुएगा ना आपके फिर ना। मैंने कहा अगर मैं जाऊंगा तो आईपीएस भी होंगे तो उठ के पैर छूएंगे। मैंने कहा ये मेरी कमाई। मैं दोनों चेयर से खड़े होते, लेकिन उसके बाद क्या करते हैं, मेरी मेरी काउंटिंग इससे कि तुम्हारे जैसे आईपीएस ना जिसके सामने सलाम ठोकते हैं, मैं बिल्कुल ठोकता हूँ। लेकिन उसके बाद जज साहब को जब कहीं जाना होता है तो कॉल किसको करते हैं सबसे पहले? कोर्ट के अंदर ही तो भगवान है ना। कोर्ट से बाहर लाखों काम पड़ते होंगे, किसको कॉल करेंगे? भाई पीएस आईपीएस को करेंगे, पीसीएस को करेंगे या एसडीएम को? और तो किसी को करेगा नहीं। आएगा तो वहीं लौट के ना, जाएगा कहाँ? प्रोटोकॉल भी चाहिए। गाड़ी जाम में फंस गई तो कौन निकलवा के देगा उसकी गाड़ी? बात समझ में आ रही? तो ये होगी स्थिति कि अगर आप जितने ज्यादा तो विचित्र होंगे, वहां के लिए हम क्या हो गए? चित्र हो गए। क्योंकि सोच, अचीवमेंट्स को लेकर दृष्टिकोण कैसा है? एकदम ही डिफरेंट। और जब यहाँ आते हैं, भाई सब आज भी है कि तब भी एक आदमी वहां से आया जिसका कोई नहीं है, सब खड़ा किया, सब बनाया। ये हो, हर किसी के लिए आसान नहीं होता। अपनी जन्मभूमि में करोगे तो वहां तो सपोर्ट मिलता है हर तरीके का। लेकिन दूसरे की भूमि में आकर अगर आप काम कर रहे हैं, उससे अपनी कर्म भूमि बना रहे हैं, तो वहां मेहनत ज्यादा लग जाती है। और कोई सिंगल सपोर्ट नहीं, सिंगल का मतलब उत्तराखंड में अपना कहने वाला तब कोई नहीं था उस दौर। लेकिन अपनी मेघा अपना दिमाग आईटी यूज किया तो बात बनी। बात समझ? तो विचित्र का मतलब अजीब नहीं है, जिसका मतलब है अलग होना। तो पागल की परिभाषा क्या होती? पागल किसे कहा जाता है? एक तो मेंटल, इसका दिमाग नहीं है। एक पागल दूसरा होता है, वो किसे कहते हैं पागल? जो सामान्य जैसा नहीं दिखता, ना बोलता है, ना कहता है, ना सोचता है, वो क्या है? वो पागल। पागल का तीसरा अर्थ भी, जो पाने तक अपने आप को गला दे। जो लक्ष्य तय किया है पाना, और तब तक जब तक न तब तक क्या करे? अपने आप को गला दे, वो भी पागल है। वो भी विचित्र ही हो, कितना भी कौन करता है। क्लियर है बात? तो वो कहता है कि हर व्यक्ति के अंदर ये मौका है, प्रतिभा है कि वो विचित्र होता है। उनकी रुचि इसमें ज्यादा है। लेकिन दोनों जगह कॉमन क्या कहता है कि सत्य चाहे इनका बने चाहे इनका बने, लेकिन करेगा तो व्यक्ति। स्वीकार किसको करना है? आपने प्रोसेस करेंगे ना आप, दिमाग प्रोसेस करेगा ना आपका। ठीक है, यहाँ का व्यक्ति सब कुछ मान लेगा, लेकिन दिन में एक बार का सोच ही लेगा ना कि यार इससे फायदा और लॉस क्या है। और उसमें भी थोड़ा थोड़ा क्या करेगा, दाएं बाएं घुमाएगा। क्योंकि अगर वहां सब एक जैसे होते तो सबका स्तर कैसा होता? क्या गांव में सबके स्तर समान होते हैं? जितने यहाँ डिफरेंसेस वहां हैं, डिफरेंसेस तो यहाँ भी नहीं, दो मनुष्यों को लेकर। किधर है बात? तो पहला एग्जाम्पल आप कैंसिल कर दें, क्या मान के चलना है? दोनों ही समाज क्यों ना हो, वहां पर सत्य तो आपको ही बनाना है। अगर यहां जैसा बना लिया तो आप में और समाज में कोई अंतर नहीं रहेगा। आपको बहुत सारी चीजें ईजी रहेगी। यहां बन जाएगा, शुरुआत तो मुश्किल होगी, और अगर आप बना ले गए और स्वीकृति मिल गई गांधी की तरह, तो फिर आप राष्ट्रपिता भी हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया, गांधी जिंदगी और गाली खाते रहे अपने बच्चों से। हर बड़े बेटे ने तो बिल्कुल, जब भी मौका मिलता है वो कहते, यू आर, तुम्हारा जिंदगी में होने का अर्थ नहीं है, तुम सबसे बड़े फेलियर। अगर ये मूवी देखना हो तो देखिए, माई नेम इज गांधी, गांधी भाई फादर, इस नाम से। जिसमें अक्षय खन्ना आया, अक्षय कुमार दूसरे वाले जो उन्होंने भी एक्टिंग की। तो गांधी के जीवन का दूसरा पक्ष दिखाती हुई मूवी, जो राष्ट्र का पिता है लेकिन अपने बच्चों का पिता नहीं बन पाया। जैविक पिता तो है लेकिन कर्म से कोई पिताई को काम नहीं कर पा रहे। एनीवे, आगे मैं सुन, तो विचित्र होंगे संबंध। तो विचित्रता का अर्थ है कि व्यक्ति के अंदर ये मौजूद होता है, मौका मिलने पर वो निकलेगा जरूर। यहाँ मौका पूरा है तो पूरा निकलता है,
यहाँ कम है तो कम निकलता है, लेकिन आप दिए गए अर्थ को एज इट इज स्वीकार नहीं करते, अपने रूप में ढालते हैं, अपना बनाते हैं, फिर अपना सत्य सामने, और इसके लिए आपको अंतर वैयक्तिक यानी दूसरे से अंतर क्रिया करनी ही पड़ेगी। इसलिए आपने दूसरे शब्द क्या लिखा, परावर्तक क्रिया और अंतर क्रिया, एक शब्द का प्रयोग हुआ है वहां पर। तो परावर्तक क्रिया का मतलब क्या हुआ, रिफ्लेक्शन। समाज ने जो कहा, ठीक है, ये शीशा और रेल जैसा नहीं है कि 29 डिग्री पर डाला तो 29 डिग्री से रिफ्लेक्ट करेगा, जाएगा तो 29 डिग्री, लेकिन जो रिफ्लेक्ट करेगा उसमें वो अपना कुछ ना कुछ डाले, और रिफ्लेक्ट करेगा वही जो आपने दिया उसको, लेकिन तरीका क्या करेगा वो। तो जिस तरह से एक मिरर पर रोशनी पड़ रही है, ठीक है, उसी डिग्री से वापस भी आएगी, आती है, ठीक। ये तो हुआ साइंस का। समाज में क्या है कि समाज ने कुछ बताया, व्यक्ति ने उसे वैसा ही भले ही प्रोड्यूस कर दिया, लेकिन अपना बनाकर प्रोड्यूस। ठीक है, यानी ये पार्ट कब आ सकता है, जब व्यक्ति होगा, होगा नहीं तो फिर पार्ट रिफ्लेक्ट क्या करेगा। ठीक है, तो वो कहता है अंत क्रिया में हम क्या करते हैं, बेसिकली व्यक्ति परावर्तन करता है, यानी जो समाज दे रहा है उसका रिफ्लेक्शन दिखाता है, लेकिन रिफ्लेक्शन में अपनी तरफ से कुछ जोड़ता जरूर है। आई बात समझ में? अब बात आती है स्टॉक नॉलेज की, ज्ञान भंडार। यह भंडार शब्द का अर्थ अपने आप में विशिष्ट है। क्या भंडार एक दिन में बनता है? धीमे धीमे बनता है। तो आपका सत्य भी क्या एक दिन में बन जाता है? नहीं बनता। कैसे बनेगा? धीमे धीमे। तो ऐसे ही डेली कोई ना कोई रेज आती है, नॉलेज आती है, आप याद है आई और बी बनता चला जाएगा, आप रिफ्लेक्ट भी करेंगे, अपना बना करेंगे, तो जितने एक सर्कल इकट्ठे हो जाएंगे आपके, यही आपका क्या है, नॉलेज है बेसिक। ये स्टॉक नॉलेज जो धीमे धीमे बढ़ता चला जाए, यानी हमारी इसके प्रति समझ थोड़ी बेहतर होती चली जाए। बेहतर का मतलब और अधिक हम इसके बारे में स्पष्ट जान लें। हरी बात सुनिए, ठीक है। सामान्य उदाहरण, इसी एग्जाम्पल इसी टॉपिक को ले लें। टीचर ने आपको ये पढ़ाया, यहाँ टीचर आ गए, क्या पढ़ा रहा है वो, प्रकटन शास्त्र पढ़ा। कल को आप भी क्या करेंगे, कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे, तो आपने रिफ्लेक्ट तो किया, लेकिन एग्जाम्पल कहां से लाओगे, शिल्पी पक्का एग्जाम्पल अपना बना कर दिया, है ना। उसमें क्या होगा, थोड़ा महिलाओं को टारगेट कम किया जाएगा। बस समझ आ रही? आप चाहे वही उदाहरण भी देंगे तब भी क्या करेंगे, कुछ ना कुछ, ठीक है, और इवन वही रिपीट मार दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन तब भी सीखा तो आपने ही ना, रिसीव तो आपका दिमाग कर रहा है, और वहां प्रोड्यूस भी आप ही करेंगे, तो इसमें आपका महत्व। ये क्रिया परावर्तक क्रिया और अंतर क्रिया का सिद्धांत सोर्स का, मैंने पहले ही कहा, समझाएंगे अंतर क्रिया को ही, बस शब्दों का क्या कर देंगे, कंसेप्ट का फर्क डाल देंगे। देखिए तब से कितने कंसेप्ट वो दे चुका है, बात वही कह रहा है बार बार, जो आई और बी के लोग में पहले ही मीट कहके जा चुके हैं। ठीक है, बस केवल केवल अवधारणाओं के नए शब्दों का प्रयोग है, या उसी चीज को थोड़ा और डिटेल में जाकर समझाने की कोशिश करें। अंतक्रिया वालों ने केवल अंतक्रिया शब्द का प्रयोग किया था, उन्होंने क्या प्रयोग कर दिया, रिफ्लेक्शन का भी कर दिया, चीज नहीं। ज्ञान हमेशा व्यक्ति के अंदर सब्जेक्टिव भी होता है, उन्होंने कहा कि इंटर पर्सनल सब्जेक्टिविटी बनेगी आपके अंदर, वो भी ठीक।
बात समझ में आ रही है आपको? ठीक, जिसको हम सत्य कह रहे हैं, सामाजिक वास्तविकता, उसके लिए वो क्या है? नॉलेज स्टॉक है। व्यक्ति क्या कर रहा है? उस नॉलेज को स्टॉक करके रखता चला है, स्टॉक करके रखता चला जाए, ज्ञान भंडार। आप सारे शब्द जुड़ गए आप इसमें कि नहीं जुड़े? कोई बचा है? प्ररूपण जुड़ा हुआ है ना? टाइपिफिकेशन। अब साउंड जो आ रहा है वो कुछ समझ पा रहे हो टाइपिफिकेशन क्या होगा? नहीं। जो भी क्रिया करते हैं उसका एक प्रतिमान होता है, ठीक है? उसी प्रतिमान के आधार पर उस क्रिया को हम संपन्न करते हैं। यही है टाइपिफिकेशन, प्रारूपीकरण। कि हर क्रिया को करते समय जिन नियमों का पालन किया जाता है, जिन प्रतिमानों का पालन किया जाता है, अब इस टाइपीकरण को पूरे सिलेबस से, पूरे टॉपिक से जोड़ के देखते हैं, पहले आपको समझ में आ जाए। और चलिए इसी क्लास की बात करते हैं। आप सब लोग आते हैं, आते ही टीचर को विश करते हैं, होता है विश? कोई प्रणाम करता है, किसी के प्रणाम में थोड़ा सा ज्यादा प्रणाम, मतलब और कमिटमेंट दिखती है, ठीक है? कुछ नमस्ते करते हैं, ठीक, कुछ केवल सर झुका के हाथ जोड़ के चले जाते हैं। सबके पीछे क्या है? इंटेंशन है कि हम विश करें, ठीक है? अब समझने की बात कोशिश करना, सबने अलग अलग तरीके से क्या किया? ये प्रतिमानों की भिन्नता, काम वही है, ठीक है? तो एक ही काम करने के कई तरीके का मतलब क्या हुआ? हर व्यक्ति का अपना क्या है इसमें? अपना एक टाइप। पर्पज वही है। समाज कह रहा है कि टीचर को विश करना चाहिए, जब जाए तो टीचर को विश करिए, आते समय विश करिए, ठीक है? और आप में से जो टीचर है वो और इंटेंसिटी के साथ प्रणाम करता होगा बाकियों की तुलना में। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि टीचर किसका भूखा, टीचर की भूख क्या होती है? केवल सम्मान। कुछ ना मिले, केवल सम्मान मिले, वो सब माफ और अतिरिक्त देने की कोशिश करेगा। तो जो टीचर होगा, अगर वो विद्यार्थी बनकर कहीं सीखने जा रहा है तो डेफिनेटली वो अपने टीचर को बाकियों की तुलना में ज्यादा सम्मान, बस उसे लग जाए कि ये मुझसे 21 है, ये तय है। बाकी लोगों के सम्मान में कमी नहीं है, लेकिन इंटेंसिटी का फर्क जरूर। ये टाइपिफिकेशन। आगे बात सुनिए। अब जाहिर सी बात है कि ये चीज जो मैंने पकड़ी है, प्रणाम नमस्ते, हाथ जोड़ लेना, केवल कुछ बोलना नहीं, और कुछ लोगों ने गर्दन नीचे की, ऐसे किया और तुरंत निकल गया, ठीक है? अब आप में से जितने लोग हैं सब समझ गए कौन क्या करता है इसमें से, है ना? देखिए, वॉच हुआ, आप वॉच हो रहे हैं। तो प्रश्न ये नहीं वॉच हो रहा है, प्रश्न ये कि टीचर आपकी उस इंटेंसिटी को नोट कर रहा है, सबका अभिप्राय लिखा है आपने, इसमें क्या है छुपा हुआ है? मूल चीज तो ठीक है, क्या है? निष्कर्ष। लेकिन इंटेंसिटी क्या दिखा रही है? अभिप्राय। तो इसलिए हर क्रिया में एक अभिप्राय, जिसको हम संदर्भ भी कह रहे थे बीच में, छुपा होता है। तो कई बार हमारे शब्द और हमारे हाथ जो कहना चाहते हैं नहीं कह पाते, और कई बार जो कहना चाहते हैं उससे ज्यादा हमारे हाथ पर जो नहीं कह पाते, केवल उससे हाथ और बोलने की स्टाइल क्या बोल देती है, ज्यादा मदद करती है। तो वही व्यंजन।
सीधा सीधा सपाट मारना लक्षण। व्यंजना का मतलब क्या है कि संदर्भ छिपा रहता है, जो शब्द हैं वो कुछ और मैसेज देते हैं और जो आप कहना चाह रहे हैं वो कुछ और होता है। तो ऐसे ही हर क्रिया में क्या छुपे हैं, संदर्भ या अभिप्राय छुपे होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इन लोगों ने अभिप्राय या संदर्भ को भी बहुत ज्यादा फ्रूट्स ने फोकस किया, क्योंकि तभी वो विशिष्ट बनेगी। तभी घटना कैसी बनेगी, विशिष्ट बनेगी, क्योंकि आपका इंटेंशन उसमें कुछ ऐसा है जो बाकियों की तुलना में अलग है। तो आपके लिए तो अलग है। बात समझ में आ रही है ना। भाई जिस किताब को पढ़कर, सपोज करिए बहुत छोटा एग्जाम्पल, जिस किताब को पढ़कर या किसी चीज को पढ़कर आपको बहुत बड़ी सफलता प्राप्त, तो क्या आप उससे कभी भी रद्दी में सेल करोगे? ऐसा तो नहीं करेंगे। लेकिन घर में कुछ प्राणी ऐसे भी हैं, ठीक है, वो कितनी फट जाए टूट जाए, आप उसको पॉलिथीन चिपकाते रहेंगे, उसको लेमिनेशन कराते रहेंगे, अगला क्या करेगा? क्लियर है? अभिप्राय करते, अगले को लग रहा है कि बेकार छुपा है, बेकार रखा है इसको, उसके लिए बेकार शब्द है वो, सामान्य, अति सामान्य चीज, लेकिन आपके लिए वो विशिष्ट है। बाकी दिनों में गुलाब का फूल मिलता रहे और वो 14 तारीख को मिले, फर्क है कि नहीं? और उसमें भी सिक्वेंस होना चाहिए। 7 दिन आते हैं ना, तो 7 दिन क्यों? क्योंकि 7 कलर है। रोज भी कितने होने चाहिए? क्लियर है? विशिष्ट। और इन सबको इंटरेस्ट नहीं है, इनकी शादी को 50 साल हो गए। एक एग्जाम्पल, क्या ठीक है चलो, वो 7 दिन में एक दिन तो ले आएंगे, लेकिन उनसे उम्मीद करो कि 7 दिन लाए, शायद हर बार 100 में से 1-2 के लिए पॉसिबल हो, बाकी 98 क्या करेंगे उसे? क्योंकि बहुत सामान्य होगी ये चीज। इसका मतलब नहीं कि महत्व कम, महत्व आज भी तो नहीं बरकरार है, शायद उससे पहले ज्यादा महत्व हो गया, लेकिन उसको प्रेजेंटेशन का तरीका उतना यूनिक नहीं लगता उसे। हो सकता है कोई छोटी छोटी चीज, इससे बेहतर क्या करेगा, डेली कोई काम करेगा लेकिन बहुत छोटा करेगा, क्योंकि उसमें उसका विशिष्ट रह चुका हो, या विशिष्टता खत्म हो गई ना, क्योंकि लगातार कितने साल कर लिया, 6 साल। क्लियर है? तो विशिष्टता घटना में नहीं है, वस्तु में नहीं, केवल और केवल समय और परिस्थितियों पर निर्भर, यानी संदर्भ पर निर्भर कर रहे हैं। वही फूल आप 14 को दीजिए, वही फूल आप किसी और तारीख को दीजिए, गुलाब की जगह गोभी का दे दीजिए, क्या कमी है ना? लास्ट एग्जाम्पल, अंगूठी में, अंगूठी का क्या अर्थ होता है? जो अंगुली को गांठ दे, बांध दे, वो अंगूठी हो गई। ठीक, अब देखिए, अपना कोई अर्थ है? नाम भी पढ़ा के जो अंगुली में आ जाए अंगूठी हो गई। जिसने बनाई, यानी गोल्ड स्मिथ, सुनार कह सकते हैं आप उसे, जिसने खरीदी, जिसके लिए खरीदी, जिसको मिली, 14 को मिली तो, ठीक, और जिसने 15 को चुरा ली। अब बताओ मुझे कौन सा अर्थ है? भाई इनके इनके लिए महत्व क्या है? आर्थिक महत्व, केवल केवल और केवल आर्थिक महत्व। बाकी इन दोनों के लिए शायद जीवन की बहुमूल्य, सबसे बहुमूल्य वस्तु भी हो सकती है। नहीं, और एक गुलाब को हम जिंदगी भर किताब को जो दबा के रखते नहीं रखते, मूल्यवान चीज है, तो सांकेतिक मूल्य सबसे ज्यादा है। वैसे इनके लिए तो आर्थिक भी होगा, तो आर्थिक से ज्यादा भावात्मक ज्यादा। तो अंगूठी का कोई मूल्य नहीं, वस्तु का अपना कोई मूल्य, कोई उसका क्या नहीं है, अर्थ नहीं होता। ठीक, किसी को प्यास से जान जा रही हो,
और आप उसे हीरे की अंगूठी दे, बोले ये खा, और एक गिलास में इतना पानी दे दो, क्या लेगा सबसे पहले? क्यों? अंगूठी तो बहुत मूल्यवान है, हीरा भी है। जो लड़ रहा है डेली करवा चौथ के दिन, उसे कहो पहले ये अंगूठी है, पहले पानी, एक ही मिलेगा आज 24 घंटे में से, कि भाई तू छोड़, पहले पानी पिला। पानी पीते फिर क्या चाहिए? संदर्भ बदल रहा है, समझ गया बात को? हर चीज में, किसी भी चीज में अपना कोई अर्थ नहीं होता, हम ये करता उसे अर्थ देता है, उसमें एक संदर्भ जुड़ जाता है, तब वो एक अर्थ प्रदान करता है, उसका एक अर्थ हो जाता है। ठीक है, और कोई शब्द बचा है इसमें समझने लायक? इससे सब कुछ हो गया है शायद। सारे टर्म्स क्लियर हैं? एक ही बात को समझाने के लिए कई सारी चीजों का प्रयोग कर लिया। अब आती है वो स्टेटमेंट जो सबसे पॉपुलर पूछी गई। सोर्स ने क्या कहा था? जिस तरह लोग दूसरों की चेतना को समझते हैं, जबकि सच क्या है, बल्कि अपनी चेतना की धारा में रहते हैं। बताओ इसका क्या मतलब? नहीं समझ में आई बात? कोई बात, बहुत सामान्य रह गया बात। जिस तरह लोग ए बी को क्या कर रहा है, समझ रहा है, और वो दावा कर रहा है कि मैं इसे समझ रहा हूं, समझने का प्रयास करता है। तो उस कह रहा है कि जबकि सच क्या है, कि तो उसकी अपनी समझ है कि मैं तुझे समझ रहा हूं, उसकी समझ किसी सी में है जो उसकी समझ से बाहर। ठीक, तो ए और बी को देखकर सी मुस्कुराई या मुस्कुराया? ठीक, उसने कहा मैं समझ गया कि मेरे लिए है। उसने कहा हट पगले, ये तो तेरी भाभी है। ये भ्रम हमें क्रिया करते समय हमेशा होता है, कि हमें दावा करते हैं कि हम सामने वाले को क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपने उसकी जो आत्मनिष्ठता है उसको आपने प्राप्त कर लिया, लेकिन उसकी भी तो अपनी ऐसी एक समझ होगी। अगर आप ये दावा कर रहे हो कि आपकी एक समझ है कि आप दूसरे को समझ रहे हो, इसका मतलब ये फॉर्मूला उसके पास भी तो है, उसकी अपनी एक समझ। क्या करना होता है, तो उसकी समझ को और अपनी समझ को कॉमन करना होता है, और उसी के लिए क्या करते हैं, आप प्रतीकों का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब ये दोनों, ये जो है वेट कर रहा है, कर रही है कि तुम में से कौन बेहतर ऐसा है जो मेरे लिए, जो वो चाहे या चाहे, चाहती है चाहता है करे। हरी बात समझ में? तो केयर करना, गिफ्ट देना, या जो भी एक्स वाई जेड, जो भी वो प्रतिमान बना ले करने के, जो कर देगा शायद वो अपनी बात बना लेगी। ठीक है, तो इस भ्रम को वो तोड़ देता है, कर्ता के भ्रम को, कि आपको लगता है कि अगर मैं समझ रहा हूं तो आप दावा नहीं कर सकते कि आप सब कुछ समझ गए हैं। यानी इसलिए उसने कहा था कि कभी भी जो सत्य है वो वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकता। जितने लोगों में हो जाएगा वो तब भी क्या रहेगा, व्यक्तिनिष्ठ ही रहेगा, तो उतने ही लोगों में सीमित है वो। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक बोला था, कुछ कुछ होता रहा हो तुम नहीं समझोगे, क्योंकि उसमें भी ट्रायंगल बन रहा है ना। एक्शन किसके साथ हो रही है अंत्य लगातार, ए और बी के साथ। ए को क्या गुमान हो गया कि सब मेरे सराउंडिंग चल रहा है, तो फिर मैं ही केंद्र में हूं। जब उसने उसको कहा, उसने क्या कर, नहीं नहीं, तुम्हें तो मैंने एक दोस्त माना, तो उसकी सराउंडिंग्स में कोई तीसरा भी था जो उस समय अनुपस्थित। यानी इसका सत्य आपके साथ तो कॉमन बन गया होगा, लेकिन जरूर नहीं क्या सारे सत्य आपने समझ लिए होंगे, है ना? तो फिर डायलॉग मारेगा, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तो कह रहे तुमने पहले क्यों नहीं पूछा?
तुमको ही समझना था ना, तुम ही तो समझो। मैं तो नहीं कहा था तुम समझो मुझे। जितना मुझे समझना था मैं तुम्हारे इंटरेक्ट कर रहा था तुम्हारे साथ। अब उसका अर्थ तुमने कुछ और लगा लिया, तुम्हारे हिसाब से कुछ और था, मेरे हिसाब से वो नहीं। मेरे सत्य यहाँ है इस अंदर दोस्ती के मामले में तुम ही हो। तुम ही सबसे अच्छे दोस्त, वो ये भी नहीं इतना अच्छा दोस्त। लेकिन जो कमिटमेंट वाली बात है, वो दूसरी जो कमिटमेंट है वो यहाँ पर तुम्हारे साथ। ठीक है, तो इसलिए कभी भी किसी के अर्थ दुनिया में यूनिवर्सल नहीं होते। मैक्सिमम के पास जा सकते हैं, सबके पास नहीं जा सकते। इसलिए शुरुआत में क्लास में क्या बोला था, दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है या कोई व्यक्ति है जो कह सके कि मैंने सत्य समझ लिया। क्योंकि जो समझा है वो तुम्हारा है। जो तुम कहोगे दूसरा उसका अर्थ कोई और भी कुछ भी निकाल सकता है, निकालता ही है। इसलिए बुद्ध ने जब, सबसे अच्छा एग्जाम्पल, अगर आप लास्ट एग्जाम्पल, अगर आज की कहानी आप समझना चाहें तो बुद्ध है। बुद्ध किसके विरोध में आए? ब्राह्मण संस्कृति के विरोध में आए, आडंबर और कर्मकांडों के विरोध में आए। ठीक, ईश्वर की अवधारणा को नकार दिया, आत्मा के अस्तित्व को जरूर मान लिया। तो सब कुछ ठीक उल्टा किया। किसके? ब्राह्मणों के विरोध। ये बात किसको अच्छी लगी? अनुयायियों को, खासकर निम्न वर्ग के लोग। कुछ राजाओं को अच्छी लगी, तो बुद्ध हो गए पॉपुलर। हो गए पॉपुलर। क्या सोच के आए थे कि भगवान है नहीं, भगवान की कोई मूर्ति नहीं होती, भगवान जो भी है एक समझ है, अंडरस्टैंडिंग है, वो करना है आप। इच्छाओं का अंत कर लो, यही मोक्ष है। मोक्ष तो वो भी मानते हैं जिसको उन्होंने निर्वाण कहा था। लेकिन दोनों के मोक्ष में फर्क है ना। हिंदुओं के सनातन सनातन संस्कृति के मोक्ष में क्या था कि कर्म कांड करो, बलि दो, ब्राह्मणों के पीछे पीछे भागो तो मोक्ष मिलेगा। बुद्ध कहते मोक्ष तो मिलेगा, लेकिन वो जिंदा रहते संभव है। क्या प्राप्त कर लीजिए? अपनी इच्छाओं पर। भाई बुद्ध का बौद्धत्व क्या है? ये तो है, जिस दिन समझ लिया, जान लिया कि इच्छाएं दुख का कारण है, तो ज्ञान, बोधि क्या है? उसको स्वीकार कर ले। भाई सब जानते हैं ना इच्छाएं दुख का कारण बनती है, लेकिन कितने छोड़ पाते हैं, मैं और आप में से? और गुलाम बन जाते हैं। बुद्ध ने छोड़ दिया। ठीक, यानी ईश्वर नहीं। बुद्ध के चेलों ने क्या किया? बुद्ध को ही भगवान बना दिया, ईश्वर। बुद्ध के साथ सबसे बड़ा मजाक क्या हुआ हो? अगर बुद्ध जिंदा होते, ऊपर से देख रहे, सो कॉल्ड देख रहे होंगे, तो बुद्ध को किस चीज का दुख हो रहा हो? इन मूर्खों ने जो मैंने कहा वो सुना, समझा नहीं। क्योंकि मैं खुद ईश्वर के विरोध में था, उन्होंने मुझे ईश्वर बनाया। आई वॉज साईं का ईश्वर थे एक सामान्य आदमी, संत आदमी। ठीक है, योग किया होगा, थोड़ी बहुत पावर एनर्जी आ गई होगी, लोगों को चमत्कार कर दिया, लोगों को लगा चमत्कार हो गया। उस साईं को लोगों ने बिठा दिया मंदिर में। जो साईं जिसके हाथ में कभी 1 रुपया नहीं होता था, उसके सर पर सोने का मुकुट रखा है। साईं सोने के बने हुए, उसकी आरती के लिए 1-1 लाख की बोली लग रही है। अब पूछो साईं से कैसा फील हो रहा है? आवाज में रहना। सत्य को ऊपर से देखिए, ज्यादा अच्छा दिखता है, रादर देन कि आप उसे फॉलो करिए। साईं के खिलाफ कोई एक तर्क या मंतव्य नहीं है कि साईं को डिग्रेड करना हो, बिल्कुल नहीं। क्योंकि साईं के बनने की प्रोसेस रही है ना, तो हम सब ने समझे, सुनी, देखी, समझी है। तो साईं जिस चमत्कार के विरोध में है, साईं जिस आडंबर के विरोध में है, लोगों ने वही चीज साईं पर इम्प्लीमेंट कर, और कहते हैं हम साईं के सबसे बड़े। क्या साईं ये चाहते थे? पूछ के देखिए एक बार साईं से। आई बात समझ में? तो जरूरी नहीं जो सत्य समझ सुनता है वैसा ही उसे समझे। ये दो दुनिया में बहुत बड़े एग्जाम्पल जो मैंने आपको दी, और भी हो सकता है। प्रोफेट मोहम्मद का हो सकता है। उन्होंने कहा कि इस्लाम अच्छी चीजें सिखाता है, इसे दुनिया को सीखना चाहिए। बाद के शासकों को क्या लगा कि पूरी पृथ्वी को पैन इस्लामिक बना देना, यानी जो इस्लाम की बात नहीं मानेगा उसे तलवार से काट देंगे। ये पैगंबर साहब कहते थे। अरे मूर्ख, सोच समझ, तो किताब में, कुरान में लिखा क्या है, उसकी व्याख्या क्या है? क्या है?
लोग क्या, मुल्ला क्या व्याख्या करेगा उसकी, मौलवी पूरी दुनिया को इस्लाममय बनाते। तो तुम्हारी व्याख्या है, पैगंबर ने सब कुछ नहीं बोला प्रॉपर। क्लियर है? तो आप समझे ना कि सत्य कितना बड़ा दावा कर ले, आपके सत्य के 1 करोड़ फॉलोअर हो जाए, आपको लगा कि जो मैंने बोला वो अल्टीमेट है, लेकिन 1 करोड़ के बाद जो एक आएगा ना, हो सकता है कि पूरे सत्य की बैंड बजा दे, अकेला है। तो उसे लगेगा उसके पीछे फॉलोअर आ जाएंगे, वो भी 1 करोड़ से ऊपर हो गए, तो फिर उसे फील आएगा अपने भगवान है। ये तो होगा भाई, जो महान संत बने उनको कभी ना कभी फील तो आई होगी ना। जिसकी मैं बात कर रहा था उसके पीछे लाखों लोग थे, अब मैं बात कर रहा हूं तो मेरे पीछे भी लाखों लोग हैं, इसलिए मैं अब जो करूंगा वो सब क्या है, जस्टिफाइड है। भूल गए वो लोकतंत्र में रह रहे हैं, आज सब कुछ वहां, आज जेल में दिखाई दे रहा है। भाई देरी जिसकी पूजा हो रही हो, इतना आडंबर रचा जा रहा हो, उसे तो ये फील हो ही जाएगा ना कि अपनी भगवान। हमारी बात सुनिए, तो सत्य स्थिर नहीं होता। दुनिया का सबसे बड़ा सत्य क्या है कि कुछ भी सत्य नहीं। हम दस सत्य बनाते हैं, बिगाड़ते हैं, बनाते हैं, बदलते हैं, ट्रांसफर करते हैं, अगला आदमी फिर को क्या करेगा, बनाएगा, बिगाड़ेगा, बदलेगा, और वो चीज चलती रहेगी। कोर हो सकता है कि वही चलता रहे, लेकिन कोर के जो सत्य, जो संदर्भ है वो थोड़े बहुत हो सकते हैं कि दाएं बाएं। क्लियर है? ये है आपके अल्फ्रेड कोर। ठीक है, तो अंततः फिर से समझ लीजिए कि क्या कहा सूत्र ने, समझ में आ गई बात। सत्य वही है, सत्य समझना है, लेकिन व्यक्ति के दृष्टिकोण से। व्यक्ति समझता कैसे है? अंतक्रिया करके। अंतक्रिया करते समय समाज की भूमिका क्या है कि समाज जो देता है उसे वो परावर्तित करता है, लेकिन अपना बनाकर परावर्तित करता है। इसको, इस पूरी प्रक्रिया को कहा गया अंतर व्यक्ति सत्यनिष्ठता या अंतर व्यक्ति व्यस्तनिष्ठता। जो आपने समझा, समझाया, वो हम दोनों के बीच में है, 10 करोड़ के बीच में हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं कि 11वां करोड़ जो हो वो उसे फॉलो करे। ऐसे सत्य कभी भी यूनिवर्सल नहीं होते। कुछ ना कुछ संदर्भों में क्या होंगे, समाज के, प्रकृति के हो सकते हैं, प्रकृति के सत्य हो सकते हैं जो कि उनमें बदलाव नहीं होता, लेकिन समाज के सत्य अलग अलग, उनकी प्रेजेंटेशन सबके अलग अलग। ईश्वर एक है, सब मानते हैं, हर धर्म कहता है कि ईश्वर, इसके बावजूद भी क्या है, हर धर्म के एक एक प्रॉफिट हो गए, उन धर्म के अंदर फिर दो दो चार चार प्रॉफिट है, उनके अंदर फिर हजारों प्रॉफिट पैदा हो गए। इसका मतलब कोर एक होने के बावजूद भी चीजें कहीं ना कहीं क्या होंगी, बदलेंगी, क्योंकि वो मैंने समझा, बुद्ध ने समझा, अल्टीमेट बुद्ध के चेलों ने क्या समझा, आपको समझ में आ गया। तो दावा क्या कर रहे हैं कि बुद्ध के सच्चे अनुयायी हम। तो सबने एक बार सहमति हुई कि बुद्ध जब जला दिए गए, बुद्ध को अंतिम संस्कार हो गया, तो कहा कि भैया तुम्हारे बुद्ध हैं, जो तुम्हारे भी वो ऐसा करते हैं, राख को 8 भागों में बांट देते हैं, ले जाओ अपने बुद्ध। तो ले जाओ अपने अपने बुद्ध का अर्थ क्या है यहाँ पर? बुद्ध के शरीर पर दावा नहीं हो रहा है, बुद्ध ने जो कहा है उस पर दावा है, जो मैंने समझा बुद्ध के अनुसार उस पर दावा है। इसलिए पहली मीटिंग में क्या हो गया, तो उसके बाद फिर 2 में से 2, 2 में से 2 आज भी होते चले जाए, लाजमी। और सब क्या दावा करते हैं कि हम बुद्ध को मानते हैं। देखिए बुद्ध ने क्या कहा और आज जो हो रहा है, कितना अंतर होगा, यू टर्न का अंतर हो सकता है, लेकिन दावा क्या है कि बुद्ध को मानते हैं, बुद्धिस्ट। बुद्ध के नाम को छोड़कर सब कुछ बदल दिया, लेकिन कोर वही रही बुद्ध। आ रही बात समझ में आता है? तो उम्मीद करते हैं कि आपको चीज समझ में आ गई होगी जो हमारे अल्फ्रेड शुड साहब ने कही। ठीक है, अब फटाफट कुछ स्टेटमेंट लिखेंगे जो रिकॉर्डिंग में नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है? देखिए, यह व्यक्ति और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। क्या निर्भर करता है? कि संबंध को विचित्र मानेंगे या
वर्गीकृत। तो यह निर्भर करता है व्यक्ति और परिस्थितियों पर, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपनी प्रत्येक सामाजिक परिस्थिति को, सामाजिक को ब्रैकेट में रखी लिखिएगा, प्रत्येक परिस्थिति को अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण से देखता है, अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण से देखता है, उसे समझने का प्रयत्न करता है, और संबंध बनाता है। इससे स्पष्ट है कि वह परिस्थितियों को निजी अर्थ प्रदान करता है, कि वह परिस्थितियों को, अंडरलाइन कर लीजिए इस लाइन को, वैसे तो आप लिख ही चुके हैं सब कुछ, निजी अर्थ प्रदान करता है। ठीक है, यहां तो नेक्स्ट लाइन से बिना अंतः क्रिया के संबंध असंभव है, बिना अंतः क्रिया के संबंध असंभव है। इन अंतः क्रियाओं के अर्थ, बहुत अच्छी लाइन लिख रहे हैं आप अपनी बार, इन अंतः क्रियाओं के अर्थ उसमें भाग लेने वाले लोगों के, उसमें भाग लेने वाले लोगों के दृष्टिकोणों की पारस्परिकता पर निर्भर है, दृष्टिकोणों की पारस्परिकता पर निर्भर है। अतः कहा जा सकता है, ये लोग निष्कर्ष में हम लोग लिख रहे हैं इस बात को, अतः कहा जा सकता है कि सुट्स के प्रघटनावाद में या प्रघटना शास्त्र में अंतर व्यक्ति निष्ठता का केंद्रीय स्थान है, अंतर व्यक्ति निष्ठता का केंद्रीय स्थान है। नेक्स्ट लाइन से क्या क्या छूटा कि सुट्स के प्रघटनावाद में, अच्छा आप पंखे के नीचे बैठे हो ना, ठीक, इस आवाज में बिखर रही होगी। अंतर व्यक्ति निष्ठता का केंद्रीय स्थान है, नेक्स्ट लाइन से सुट्स के प्रघटनावाद में अभिप्राय महत्वपूर्ण है, अभिप्राय महत्वपूर्ण है, जो कि व्यक्तिनिष्ठ होता है। इसका उदाहरण चाहो तो आप लोग लिख सकते हो, जैसे किसी को लाल रंग की चूड़ियां चाहिए, ठीक है, तो मैडम ने कहा कि जा रहे हो बाजार तो क्या ले आना, चूड़ियां। क्या संभावना ज्यादा है, क्या आएगा, या लाल रंग का कपड़ा ले आना, ठीक है, क्या क्या संभावना ज्यादा है? नहीं नहीं नहीं, लाल कलर का मतलब कैसी कैसी कलर कैसा आएगा, लाल, और जिसने मंगाया अगर वो जाएगा तब,
लाल में भी फिर लाखों लाल। क्या फर्क है अभिप्राय के ऊपर? तो हर बार लाल ही कह देने से लाल नहीं बनता, लाल नहीं मिलता, बल्कि लाल में भी कई सारे लाल, लाखों लाल होता है। सेम कंडीशन। ठीक है, अब आप समझ लीजिए आपको क्या मंगाना है। ठीक है, सबके लिए कि बाजार जा रही, बोला हाँ, बोले कुछ ले आना, बोले क्या कुछ ले आना, बोले कुछ भी ले आना, बोला ये बाजार में मिलता नहीं कुछ भी। मैं कहाँ जा रहा हूँ, बोले सब्जी, सब्जी लेते आना, बोले क्या, बोले कुछ भी लेते आना, बोले कुछ भी सब्जी बाजार में मिलती नहीं। फिर अगर आप अपने मनपसंद करेले ले आए, ये भी कोई सब्जी है? पहले क्या कहा, कुछ भी ले आओ, कुछ भी ले आए तब तुम्हें यही दिखती है वहां पर, हो सकता है कुछ। ठीक है, ऐसे ही कहा कि कुछ भी बना लो, तो भिंडी बन गई। और आप चिल्ला पड़े भिंडी को सब्जी होती है, तो मैंने तो बोला था कुछ भी बना लो, बन गया कुछ भी। अभिप्राय का फर्क। तो ठीक है, इसलिए अभिप्राय हमेशा कैसा माना जाता है? व्यक्तिनिष्ठ माना। जो जिससे कहा जा रहा है ना उसको समझना जरूरी है। ठीक है, कि एग्जैक्टली क्या बोला गया है। तो एग्जैक्टली तभी आएगा जब दोनों की समझ कैसी होगी। मेरी 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 प्रिय सब्जी लेते हैं आप, तो अब आप क्या करेंगे, अब वो आ जाएगी, क्योंकि आप एक दूसरे को बेहतर ढंग से जानते हैं। ठीक है, तो कई बार होता है ना कि आप चाय पीने जाते हैं स्टाइल, चाचा चाय बना देना मेरी वाली, चाचा समझ जाते हैं कि मेरी वाली चाय बननी होता है। तो फिर वहां पारस्परिकता कैसी होगी, वस्तुनिष्ठ हो जाएगी। लेकिन तब तक कैसी है वो, तो अभिप्राय हमेशा व्यक्तिनिष्ठ। ठीक है, आगे लिखिए। तो लाल एग्जाम्पल ठीक है, याद रहेगा। लेकिन फिर भी ये भिन्न अर्थ वाले कर्ता, लेकिन फिर भी ये भिन्न अर्थ वाले कर्ता कैसे एक विचार से सहमति रख पाते हैं। अच्छा प्रश्न उठाया और जवाब भी खुद ही देंगे। तो अगर आपकी समझ में आया तो ठीक है, नहीं फिर पढ़ ली इस लाइन को, बहुत अच्छी लाइन बात बोली हुई। अगर सबके अभिप्राय अलग अलग हैं, ठीक, तो फिर कॉमन कैसे हुए? कहीं ना कहीं तो कॉमन होना ही पड़ेगा। कैसे होते हैं कॉमन? पहली बार ना कि मेरी वाली सब्जी ले आना, तो सामने वाला कैसे समझा कि मेरी वाली का अर्थ क्या है ना? इसका जवाब देता है, बोले इसका कारण है स्टॉक नॉलेज। पिछले 20 सालों से 15 सालों से आप क्या कर रहे हैं, उसको लेकर एक स्टॉक बना रहे हैं कि इसको ये पसंद और ये नापसंद। ठीक है, कब संभव है, जब अंत्य क्रिया हो रही हो। बिना अंत्य क्रिया संभव नहीं, समय देना पड़ रहा होगा। तो इसका जवाब है स्टॉक नॉलेज। अब स्टॉक नॉलेज क्या होता है, इसका जवाब आएगा जो वस्तुतः जो वस्तुतः जीव जगत का, जो वस्तुतः जीव जगत का वह बोध या ज्ञान है, वह बोध या ज्ञान है जो नियमों, मूल्यों, मानकों और वस्तुओं के बारे में कर्ता का होता है। तो मूल्य, मानक और वस्तु क्या है, टाइपिफिकेशन। तो आपने कोई डायलॉग सुना होगा ना, वो मेरे टाइप की नहीं, मेरे टाइप का नहीं, मतलब क्या हुआ, जाहिर से तो आप जैसा नहीं होगा दिखने में, लेकिन क्या बताना चाह रहे हैं फिर, उसकी सोच विचार नियम कैसे हैं, आप जैसे नहीं, अच्छा है लेकिन मेरे टाइप का नहीं।
तो वो चीज है टाइपिफिकेशन। तो यहाँ टाइपिफिकेशन ब्रैकेट में लिख देंगे। जो कर्ता के मस्तिष्क में होते हैं। स्टॉक नॉलेज कहाँ होती है, लिख के रखते हो कहीं क्या? नहीं, दिमाग में रखते हैं। मूल्य प्रतिमान कैसे हैं, ये भी दिमाग में रहते हैं। क्या लिख के रखते हैं? गजनी तो है नहीं हम लोग कि वो हमेशा वो फोटो लेकर और लिख के रखें इसको ये करना। ये सब मस्तिष्क में हो। और इसी आधार पर मनुष्य की क्रियाओं को दिशा मिल जाती है। मनुष्य की क्रियाओं को दिशा मिल जाती है। शुट्स के अनुसार यह बोध या ज्ञान, यह बोध या ज्ञान सर्वोच्च वास्तविकता है। सर्वोच्च वास्तविकता है। आप किसका जवाब चाहिए कि स्टॉक नॉलेज बनती कैसे, जो मैंने अभी समझाया आपको। आप बताते हैं कि स्टॉक नॉलेज बनती कैसे। इस स्टॉक नॉलेज का आधार है समाजीकरण। आपको सिखाया जाता है, आप सीखते हैं। जिसे व्यक्ति बाद में अपना बना लेता है। भाई बात समझ में? लोग हिंदू मुसलमान के नाम पर मरते और मार डालते हैं। हिंदू से पूछो हिंदू शब्द का अर्थ क्या है, मुसलमान से पूछो कि मुसलमान शब्द का अर्थ क्या, उसे नहीं पता होता। लेकिन फिर भी वो कितना कमिटेड है, मरने और मारने पर उतारू हो जाता है। बिकॉज ऑफ समाजीकरण जैसा हुआ है कि वो अपने अस्तित्व को उससे अलग रख ही नहीं पाते। तो वही बात आई किसकी, कि जब रिफ्लेक्शन तो होगा, समाज का ही रिफ्लेक्शन। आप जो भी करेंगे रिफ्लेक्ट समाज को ही करेंगे, लेकिन वो है आपका बस इतना। और हो सकता है कि सब कुछ वैसा ही रिफ्लेक्ट कर दें, लेकिन तरीके में फर्क आ सकता है, या वो अपने बनाकर आप उसे रिफ्लेक्ट करेंगे। ये भी क्लियर है बात? तो ये हुआ क्या लिखा था, रिफ्लेक्शन और अंतःक्रिया वाला कंसेप्ट। समझ में आ गई बात? ठीक। ये भंडार प्रत्येक व्यक्ति का अपना होता है। यह भंडार प्रत्येक व्यक्ति का अपना होता है। और अंततः एक भंडार अधिकतम मात्रा में सबके अंदर होता है। जहां समझ में रहा है रोक देना, ये बाद में पूछ लेंगे। ठीक है? ठीक है। जैसे जो जवाब मैंने आपको प्रश्न पूछा था कि कोई प्रणाम बोलता है तो उसका जवाब मैं कैसे देता हूँ, क्वेश्चन करो। किसी ने कहा सर धन्यवाद, मैंने कहा वेलकम। किसी ने कहा नमस्ते, मैंने कहा नमस्ते। क्लियर है? क्योंकि हम दोनों में स्टॉक ऑफ नॉलेज एक ही है, लेकिन और उसके मूल में क्या है कि टीचर को विश करना है, ब्लेसिंग्स रखनी है। ठीक है? तो सबके अंदर स्टॉक नॉलेज लगभग जैसा, लेकिन प्रेजेंटेशन कैसी आ रही है, अलग अलग। विश करने के तरीके आपके अपने हैं, और हमारा भी रिस्पॉन्स उस हिसाब से अपना। ठीक है? तो इसलिए स्टॉक नॉलेज सबके अंदर लगभग वैसा ही होता है जैसा कि हमें मिला है। तो यूनिकनेस क्या है फिर? यूनिकनेस ये कि अगले वाला खुद रखता है, मेरे अंदर आया, फिर मैंने उसे दिया, चाहे वैसा ही दिया लेकिन है मेरा। ठीक है? तो यहाँ ये ना सोच लेना कि सब तो जैसा था वैसा ही सामने आ गया, आप भले ही वैसा गया होगा, लेकिन आपने अपना बना कर दिया है, इसलिए वो आप कर सकते हैं। परिणाम भले ही कॉमन आ रहा है, जैसे अभी से हो रहा है। आप जो सीख रहे हैं वो अभी तक मेरा था, अब आपका हो रहा है।
आगे वाले का ट्रांसफर भी कर देंगे 100 का 100, लेकिन कैसा बनाकर करेंगे? अपना बनाकर, क्योंकि आपका है, चाहे 100% वैसा ही क्यों ना हो। ठीक है, इसका दूसरा एग्जाम्पल भी, अगली बार अगर कोई बैच आता है इस तरीके का पढ़ने, तो उसको भी सिखाया जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ क्या होगा, फर्क आ ही जाएगा। स्टॉक ऑफ नॉलेज सबका होगा, कुछ उसमें से प्रणाम करने वाले हो, कुछ थैंक यू बोलने वाले होंगे, कुछ कुछ करने वाले होंगे, वहां भी होगा, लेकिन फिर भी क्या दिखा रहा है कि सबके अंदर कुछ ना कुछ अपनी यूनिकनेस जरूर आ रही है। ठीक है, और वहां भी रिजल्ट सेम होगा कि पिछली बार भी 100%, इस बार भी 100%, अगली बार भी रिजल्ट चाहे सेम आ रहा होगा, लेकिन प्रोसेस कहीं ना कुछ तो जरूर बदलेगी। ठीक है, यहाँ तक चलिए आगे लिखिए, क्या लिखा है लास्ट में? अच्छा, वो अभिवादन वाला एग्जाम्पल लिखिए। जैसे अभिवादन, विद्यार्थी द्वारा टीचर को अभिवादन, अभिवादन करना क्या है? प्रतिमान है, टाइपीकरण। ठीक है, तो अभिवादन का तरीका प्रणाम, नमस्ते, थैंक यू, गुड बाय, जो भी है, क्या मान लिया जाएगा? आगे लिखिए, ज्ञान भंडार के बाद सूर्य ने, हेलो, हाँ, सूर्य ने क्या बोला? ज्ञान भंडार के बाद सूर्य ने समाज को विभिन्नताओं के आधार पर कई श्रेणियों में बांटा। यहाँ फिर से टाइपीकरण की बात आएगी।
कई श्रेणियों या टाइप्स में बांटा। ये श्रेणियां ही ये श्रेणियां ही व्यक्ति के व्यवहारों को निश्चित करती हैं। व्यक्ति इस श्रेणी से अनुकूलन करना सीखता है, अनुकूलन कर लेता है। हर श्रेणी दूसरे से अलग होती है। यह एक समाज में जितनी ज्यादा होंगी, श्रेणियां जितनी ज्यादा होंगी समाज में, उतना ही समाज और जीव जगत जटिल होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन लिखेंगे आप, नोट करके लिखिए। सूर्य का व्यक्तिनिष्ठवाद मूलतः वेबर का वर्स्तेहन है। घर जाके सोचिए तो आपको दोनों में सिमिलरिटी दिखाई देगी। वेबर का वर्स्तेहन है और सूर्य का ज्ञान भंडार किससे तुलना की थी अभी? फिगर बनाया था आपके सामने। ज्ञान भंडार किस किसका प्रभाव होगा? मीड का प्रभाव। सूर्य का ज्ञान भंडार कुछ और नहीं बल्कि मीड का सामान्यीकृत अन्य है। यानी जो लोग आपको डेली कुछ ना कुछ बताते और बनाते जा रहे हैं, वही हैं आप। लास्ट लाइन देखिए। सूर्य सामाजिक परिस्थिति का अध्ययन, अंतर व्यक्तिनिष्ठता तथा स्वाभाविक अभिवृत्ति के आधार पर करने पर बल देते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं है पढ़ने की, मोर देन सफिशिएंट होगा आपके लिए। ठीक है, पहली प्रोसेस कंसेप्ट को रटने पर है, शब्दों का प्रयोग किसने किया है पूछेगा। फिर एक एक दो लाइन में जो मैंने समझाया सबका तो आपने सब एक साथ लिख लिया है। घर पर जाकर कोशिश करें, जितनी अवधारणाएं आपने लिखी हैं अपनी समझ के हिसाब से दो दो लाइन सबके आगे लिख लीजिए कि ज्ञान भंडार से क्या आशय है, व्यक्तिनिष्ठ अंतर व्यक्तिनिष्ठ अंतर व्यक्ति वस्तुनिष्ठ व्यक्तिनिष्ठता क्या है, दो दो लाइन में लिख लीजिएगा। अंततः ये नॉलेज आपकी हो जाएगी। ठीक है, प्रकारवाद समझाने के बाद अगर आप बोल नहीं पा रहे तो इसका सीधा अर्थ है कि आपने घर जाकर उसे अपने हिसाब से लिखा नहीं है, फिर से उसके नोट्स अपने लिए नहीं बनाए, आपने मेरी नॉलेज को वहां लिख दिया और वो आपकी अभी तक इसलिए नहीं बनी क्योंकि एक बार आपको चाहे दो दो लाइन में सही उसे अपने हिसाब से लिख लेना चाहिए, तो ये आपकी नॉलेज हो जाए। ठीक है, तैयार करना है तो एक बार कम से कम पेज लीजिए अपना, और अब चूंकि एग्जाम पास में है तो एक नोट्स के लिए एक पेज, असल में एक पूरे चैप्टर के लिए केवल एक A4 का पेज आगे पीछे जितना लिखना उसमें लिख डालो, अपने समझो। आपको देखेंगे कि अगले दिन आपको याद हो जाएंगी सारी चीज। ठीक है, चलिए कल तैयारी करते हैं आपके लिए कुछ और। गारफिंकल एग्जाम्पल थोड़े लंबे हो, अदरवाइज आज गारफिंकल भी तैयार हो जाना चाहिए।
चलो ये तैयार होगा तो कल ज्यादा बचा नहीं, आधा घंटे का काम बचा है। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा।